ओके ओके। तो अभी तो आवाज आ रहा है? यस सर। हाँ बिल्कुल। Yes, तो हम sir. लोग ये कह रहे हैं कि देखो हमने बायोमोलिक्यूल ये चैप्टर को पढ़ा है, और आगे हम लोग प्यारे बच्चों नोटिस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं अबाउट व्हाट वी कैन से गुड इवनिंग। तो जो भी सेल वाला जो पोर्शन है या सेल डिवीजन वाला पोर्शन है उसको हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवीजन लेते हैं, क्योंकि सेल के बारे में आप लोग बहुत पहले से पढ़ चुके हो, बहुत कुछ ज्यादा जानते हो सकता है मेरे से भी ज्यादा जानते होंगे, ठीक है, और ये पॉसिबल होता है। तो थोड़ा बहुत हम लोग जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। सो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट इसको हम लोग कहते हैं। क्यों इसको यूनिट मानते हैं, ये एक पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसे यूनिट क्यों मानते हैं? यूनिट इसीलिए मानते हैं क्योंकि एक सिंगल सेल में वो सारे कार्यक्रम करने की एबिलिटी है। मतलब देखो, वो कॉन्शियसनेस शो करता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, इंडिविजुअली सरवाइव कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ भाई ये एक यूनिट हो सकता है, ठीक है। इसको भी अगर आप कट कर दोगे, मतलब इसके से अंदर से अगर कोई स्ट्रक्चर्स निकालोगे तो उनमें ये एबिलिटी नहीं होती, कुछ कैरेक्टरिस्टिक उनमें होंगे, बट एज ए कंप्लीट पैकेज बेटा, है ना। यहाँ पे नो 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 नीड ऑफ राइटिंग, आई विल सेंड दिस एंटायर, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। सो नो नीड ऑफ राइटिंग दिस, यस। सो यहाँ पे बेटा देखो हम लोग बात कर रहे हैं कि यार ये देखो ये क्वेश्चन है जिसके बारे में आप जानते हो। देखो ईयर है 1665, ये भाई साहब थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने हनीकॉम लाइक डेड सेल्स, एक्चुअली ही ऑब्जर्व्ड द डेड सेल्स, यू नो, है ना। सो ऑब्जर्व्ड हनीकॉम लाइक डेड सेल्स इन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, है ना। कॉर्क मतलब होता है जो पेड़ होते हैं, है ना, उनकी जो खपलियां गिरती है ना बाहर से, जो हार्ड फूट होता है उनका, उसको हम लोग कॉर्क बोलते हैं, ठीक है। तो उसको उन्होंने नाम दिया सेल। यहाँ पे एक बंदे का नाम आता है भाई साहब, ये है एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, 1667। अगर आप ईयर के बारे में देख रहे हो तो दोनों का थोड़ा ईयर देख लो। दोनों कॉन्टेम्पररी, मतलब एक ही समय के हैं, 1665 1667। इस भाई साहब ने बहुत ही, देखो इसने जो माइक्रोस्कोप बनाया था रॉबर्ट हुक ने, वो इतना बड़ा था ना, मतलब आपको एक बड़ा सा स्टूल लेकर के उसके ऊपर खड़ा रह करके नीचे सैंपल रख करके देखना पड़ता था। और देखा क्या, इतना बड़ा माइक्रोस्कोप बना करके डेड सेल्स। बट एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने बिल्कुल छोटा सा, जैसे कि हम लोग बिंग ये जो यूज करते हैं ना, बिल्कुल छोटा सा यहाँ पे हाथ में आपके मतलब पाम जितना माइक्रोस्कोप बनाया, और उसमें उसने भाई ने बेटा लिविंग सेल्स ऑब्जर्व कर लिए यार। बैक्टीरिया, मिट्टी से जो सॉइल है वहां से वाटर निकाल करके बैक्टीरियल सेल, चिक सेल्स, ये सब बेटा लिविंग सेल उसने ऑब्जर्व किए। सी द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म जब भी हम लोग पढ़ेंगे, जितने भी है सभी, है ना, सभी आपको सेल्स में भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो सेल के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। सेल में ऐसा क्या चीज है, इट कंटेन्स डीएनए, मतलब हमारा जेनेटिक मटेरियल, which is found specifically in the chromosome, and RNA found in the cell's nucleus and cytoplasm। तो देखो जब भी हम सेल के बारे में पढ़ेंगे तो सेल में एक तो है, उसमें एक प्रोटोप्लाज्म है, एक लिविंग सोल जेल जिसको हम लोग कहते हैं, और ये जो लिविंग मैटर प्रेजेंट है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं,
मतलब आपको मैं एक सिंपल क्वेश्चन अगर पूछूं, मैं अगर आपको ये बोलता हूँ कि यार एक सेल की डेथ हो गई है, सो व्हाट इट मीन्स, मतलब वन सेल इज डाइड, व्हाट इट मीन्स? इसका सीधा मतलब होता है कि उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो इनएक्टिव हो गया है। सो इनएक्टिवेटेड प्रोटोप्लाज्म दैट मीन्स इट्स डेड। जिसमें प्रोटोप्लाज्म एक्टिव है ना, उसको हम लोग कहते हैं कि हाँ भाई ये फंक्शन कर रहा है प्रॉपर, ठीक है। सो ऑल सेल्स आर बेसिकली सेम इन केमिकल कंपोजिशन। अब ये केमिकल कंपोजिशन मैंने आपको पढ़ाया है, बायोमोलिक्यूल जिसमें प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है ना, ये सब चीजें बेटा उनमें सब में सेम होती है इन द ऑर्गेनिजम्स, है ना। और भी और सिमिलर स्पीसीज में जाओगे तो और भी बहुत आइडेंटिकल होते हैं। अभी एक और मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, एनर्जी फ्लो ऑकर्स विद इन सेल्स थ्रू मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो जब भी हम बायोकेमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, एंजाइम की एक्टिविटीज पढ़ते हैं, तो देखो ये एनर्जी का फ्लो ही तो है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ये सारे रिएक्शंस ही तो है, इनको ही तो हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आते हैं बच्चों, सेल थ्योरी क्या है, ठीक है। मैग्ना कार्टा ऑफ द सेल स्टडी, मतलब एक बेसिक थीम है ना, बेसिक थीम है मेन, जिसके ऊपर ये सब कुछ डिपेंड है, सारा साइंस जो है हमारा डिपेंड करता है। तो सर। देखो, हाँ बोलिए। सर खाली एक डाउट है सर। सर आरएनए का फंक्शन क्या होता है सर, भूलिए वो लास्ट ईयर। आरएनए का देखो, मैंने अभी आपको आरएनए के बारे में बताया ही नहीं है, ठीक है। आरएनए का सिर्फ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क हमने बताया, बट आरएनए बहुत सारे फंक्शंस करता है। Whether depend upon the type of the RNA, the function will different, ओके ठीक सर। है। यस। ओके, सो यहाँ हम लोग बात करते हैं कि देखो एम जे, ये देखो अभी इसका प्रोनाउंसिएशन स्लिडन आप कर सकते हो, ठीक है, लीडन आप कर सकते हो, कंप्लीटली एस सी एच को साइलेंट रख करके, ठीक है। 1838, और दूसरा बेटा थियोडोर शॉन, शॉन में भी आप लोग वैन बोल सकते हो, एस सी एच कंप्लीटली साइलेंट रख करके। 1839, 18, फिर भी ये देखो आप कॉन्टेम्प्रेरी आपको दिखाई देते हैं। तो स्लीडन एंड शॉन ये दो साइंटिस्ट है ना, इन्होंने क्या बताया है, ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल इज द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट, ये वर्ड अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि उनमें वो एबिलिटी है ना, कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बिहेव करने की। सो सेल इज द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लाइफ, इसके बियॉन्ड है ना डिपेंडेंसी आ जाती है। सो ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, और सारे लिविंग बीइंग सेल से बने हुए हैं। इतना ही नहीं है यार, यहाँ पे आगे भी क्या कहानी है कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ, ये जो शॉन है ना ये क्या कहता है कि ऑल लिविंग सेल्स आर, लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर बाय प्रोडक्ट्स और देयर प्रोडक्ट्स। तो जब भी हम लोग ये बात करते हैं ना एंड देयर प्रोडक्ट्स, इसका क्या मतलब होता है भाई, ठीक है। सेल्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड देयर प्रोडक्ट्स। जैसे अगर हम लोग मानते हैं कि हमारे बोन्स जो है ना, बोन्स बोन्स आर द टिश्यूज, आर कनेक्टिव टिश्यू, बट बोन्स में सिर्फ सेल्स नहीं होते, बोन्स में कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये सब कुछ है, ठीक है। तो ये कैल्शियम फास्फोरस किसने रिलीज किया है, जो उसको मजबूती देता है, स्ट्रेंथ देता है बोन को, ऑब्वियसली दे आर रिलीज बाय द सेल्स। तो यहाँ पे जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे, इवन हमारे ब्लड के बारे में बात करो ना, ब्लड में क्या सिर्फ सेल्स होते हैं क्या, नहीं। blood is consist of water, plasma, all these things are present in the blood। तो ब्लड बहुत सारी चीजों से बना हुआ है, सिर्फ सेल नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, दैट्स व्हाट पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। एंड देन अभी उसके बाद में ये दोनों तो बता दिया, शिल्डन और शॉन ने ये कहानी बता दी हमको। उसके बाद एक वर्चो नाम के साइंटिस्ट आते हैं, वर्चो बोलता है ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, है ना। एक सेल डिवाइड होगा तो ही उससे दो सेल बनेंगे, सेल्स एकदम से जादू से कहीं से आते नहीं है। सो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है, क्लियर। सो दैट्स इट, वेरी सिंपल, वेरी नॉर्मल। अब आपको ये ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब उनके लैंग्वेज में उन्होंने बोला है, बट उसका मीनिंग ये है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आता है बेटा शेप्स एंड साइजेस ऑफ द सेल के बारे में बात करते हैं। ये बहुत कॉन्साइज प्रॉपर नोट्स है, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें कवर करने की कोशिश की गई है। अब आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो वो है ना, वो बुक पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो सेल्स डिफर ग्रेटली इन शेप, देखो अलग अलग प्रकार के सेल्स है, दे मे बी अमीबॉइड, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक,
पॉलीगोनल, डिस्क लाइक और कॉलमनर। ठीक है, मतलब आप बहुत सिंपली अगर कंपेयर भी करते हो, मतलब देखो ये डिस्क जैसा शेल है यार, आरबीसी है हमारा, या तो ये अमीबा जैसा है, ये हमारे डब्ल्यूबीसीज है, या तो ये है जिससे ये वायर लाइक बहुत इलांगेटेड स्ट्रक्चर होता है, ये न्यूरॉन से यार हमारा नर्वस सिस्टम में। मतलब आपको ये भी समझना है कि सेल का स्ट्रक्चर उसके फंक्शन से रिलेटेड करता है, आप समझ रहे हो, ठीक है। इट्स जस्ट डिजाइन टू फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। मतलब देखो, नर्व्स आर एक्चुअली डिजाइंड फॉर द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक इंपल्स, सो दे आर वायर लाइक, है ना। इनको तो फैगोसाइटोसिस करना है डब्ल्यूबीसीस को, तो जो चीज आए उसको पकड़ो और खा जाओ। तो डेफिनेटली बेटा इसमें सुडोपोडिया होने चाहिए। आरबीसीज डेफिनेटली बेटा इनको ऑक्सीजन कैरी करके लेके जाना है, छोटे छोटे कैपिलरीज में से जाना है, तो वो इतने प्रॉपर पतले बेटा डिस्क जैसे होते कि बहुत स्पीड से, है ना, जैसे ही ब्लड का प्रेशर बढ़ता है उसके साथ वो बिल्कुल स्पीड से निकल जाए। ठीक है। सो हम लोग यूएफओ को भी जो डायग्राम्स देखते हैं, मतलब खास करके जब भी, है ना, वी हैव साइटेड यूएफओ ऐसा वगैरह बोलते हैं, तो यूएफओ के साइड वो ऐसे ही होते हैं, डिस्क शेप है ना, क्योंकि वो स्पीड से निकल सकते हैं। तो साइज ऑफ बायोलॉजिकल सेल इज जनरली टू स्मॉल। अब देखो साइज बहुत छोटा हो सकता है, टू बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम माइक्रोस्कोप के बिना तो यार सेल को देख नहीं पाते। देयर आर एक्सेप्शंस एज वेल एज, बहुत सारे ऐसे भी सेल है जिनको हम लोग नेकेड आई से देख पाते हैं, जिनके साइज थोड़े बड़े भी होते हैं। सो रिलेटिव साइज ऑफ डिफरेंट सेल्स आर गिवन बिलो। अब ये तुम्हारे लिए काम की चीज है। देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.1 नैनोमीटर, ये साइज से शुरू कर रहा है भाई। ठीक है। अब अगर आप लिपिड मॉलिक्यूल जो हम लोगों ने देखा था, लिपिड वो है 4T3 to 5 नैनोमीटर वट एवर। ठीक है। तो 4 एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है साइज रेंज हम लोग 1 मीटर तक पहुंच गए हैं फ्रॉन्ट, है ना। ये हमारा स्केल है। अब स्केल में आप लोग देखोगे तो लिपिड्स बहुत छोटे हैं, थोड़े प्रोटीन उससे बड़े होते हैं। पीपीएलओ, पीपीएलओ ये है स्मॉलेस्ट बेटा सेल। पीपीएलओ स्मॉलेस्ट सेल है, इसका रेंज ऑफ साइज होता है, अभी यहाँ तो है ना 0.1 माइक्रोमीटर भी हो सकता है। ठीक है। तो बहुत छोटे सेल आपको देखने को मिलते हैं। पीपीएलओ, पीपीएलओ का फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सो दे आर वेरी वेरी स्मॉल, बट माइंड इट, हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं। सेल से भी छोटे मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि वायरस। ठीक है। वायरस आर सो स्मॉल। ठीक है। वायरस आर वेरी स्मॉल, वायरियंस आर वायरॉइड्स। ठीक है। प्रायॉन्स, ये जो है बेटा ये डिसीज कॉजिंग केमिकल कंपोनेंट्स है, ये बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है। सो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ह्यूमन आरबीसी का जो साइज दिया है वो 5 to 10 माइक्रोमीटर। हमारी एनसीईआरटी में एक, है ना, 7 माइक्रोमीटर ये लिखा हुआ है हमारे रेड ब्लड सेल का साइज। ठीक है। ह्यूमन डब्ल्यूबीसी ऑब्वियसली बड़े होते हैं क्योंकि उनका काम भी बड़ा है, सबको खा जाना है जो भी आए पैथोजन उनको। अब अगर आप फ्रॉग एग को देख रहे हो तो इट इज अबाउट 1 mm। हाँ, ये देखो माइक्रोमीटर से डायरेक्ट पे पहुंच चुका है। ठीक है। नाउ यहाँ अगर हम लोग डेफिनेटली अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़ा जो सेल होता है वो है ऑस्ट्रिच एग, है ना। दैट इज ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सेल विच कैन इवन यू कैन, जो हम लोग देख पा सकते हैं 120 mm, इतना बड़ा साइज है बेटा ऑस्ट्रिच एग का। क्योंकि इनके ऊपर कैलकेरियस शेल होते हैं, है ना, वो बहुत ज्यादा थिकनेस बढ़ा देते हैं। तो एग सेल्स का साइज, मैं आपको एक बहुत जनरल चीज आपको बता दूं कि एक ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा हो सकता है? तो बेटा आंसर बड़ा ही सिंपल है, दैट इज द स्पर्म। मेल में है। बट अगेन अगर मैं यही क्वेश्चन पूछूं कि लार्जेस्ट पॉसिबल सेल क्या है, तो आंसर इज एग सेल, जो फीमेल में है। ठीक है। एग सेल्स आर ऑलवेज लार्जर बिकॉज, क्योंकि उनको साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट करना है। हाफ में से जितने भी नर्व सेल्स इज लॉन्गेस्ट, नॉट लार्जेस्ट। ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस। So we are actually talking about the cells. तो cells के साइज और शेप के बारे में आप बात कर सकते हैं। नाउ है ना, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टाइप्स आपको सेल के देखने को मिल सकते हैं।
बट मैं बहुत ही छोटा सा और क्रूशियल पॉइंट यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। क्रूशियल पॉइंट ये है कि व्हाई द सेल्स आर सो स्मॉल। मतलब देखो, एक बहुत बड़ा एलिफेंट है, अब उस एलिफेंट में यार इतने सारे, कितने सारे सेल होंगे, है ना। एलिफेंट, व्हेल, व्हेल इज अ वेरी लार्ज ऑर्गेनिज्म, बहुत ही बड़ा मैमल है वो। ठीक है, अब इतना बड़ा वेल जो होता है, तो इस वेल में जो भी सेल्स है, क्या वो सेल्स का साइज बड़ा है? नहीं। सारे सेल्स, उसमें नंबर ऑफ सेल्स, ट्रिलियन ट्रिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर टू मेक दैट मच बिग एनिमल। यस, है ना। बट द सेल्स आर वेरी स्मॉल, है ना। द सेल्स आर वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे बिल्कुल साधा एक पॉइंट आपको याद रखना है, जितना सेल छोटा होगा उतनी उसकी एफिशिएंसी, फंक्शनल एफिशिएंसी ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब सरफेस टू सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ता चला जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है, उतना उतना सरफेस एरिया बढ़ नहीं पाता। तो जो इंटरेक्शन है, मतलब देखो, सेल्स का लिविंगनेस यही है कि वो सराउंडिंग के साथ में इंटरेक्शन करता है। तो अगर छोटा वॉल्यूम है तो छोटे वॉल्यूम में देखो, है ना, सरफेस एरिया, वॉल्यूम जो एरिया होता है वो ज्यादा मिल जाता है उसको। बट जैसे ही सेल का साइज बड़ा हो जाता है, लार्जर सेल साइज में बड़ा दिक्कत होती है, बड़ा ही मुश्किल हो जाती है। इफ द, है ना। तो यहाँ पे हमें ये नोटिस करना है। मैं एक और यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूँ, बड़ा ध्यान से सब लोग याद रखना, कि व्हाई सेल विल डिवाइड, है ना। सेल डिवाइड क्यों हो जाता है? व्हाई इट इज नेसेसरी टू डिवाइड अ सेल? क्योंकि अल्टीमेटली प्रोटोप्लाज्म बढ़ा दे, लिविंग रहे, जिंदा रहे, ये डिवाइड क्यों हो जाता है? तो सेम थिंग, क्योंकि अगर बेटा वो जिंदा रहा, खाता रहा, तो वो बड़ा होता चला जाएगा, और जितना ही साइज बड़ा हो जाएगा तो उसके ऊपर प्रेशर आता है कि अब वो सरवाइव नहीं करेगा, क्योंकि उसकी इंटरेक्टिविटी, है ना, कम होती चली जाती है, एंड इट विल डाई। ठीक है, सो दैट इट विल डिवाइड। वो डिसीजन लेता है कि यार इतना साइज आ गया है, अब बहुत हो गया, अब इसको डिवाइड होना है। सो सेल प्रिफर टू मेंटेन इट्स स्मॉलर साइज टू हैव द मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, आर यू श्योर? ठीक है, ऐसे ऐसे Yes, क्वेश्चन sir. आते हैं, बस बहुत सिंपल है। नाउ, टाइप्स ऑफ सेल्स अगर हम लोग देखें तो देखो, दो मेन इंपॉर्टेंट टाइप है। सेल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। बहुत सिंपल है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। अब देखो, यूकैरियोटिक सेल, डेफिनेटली उसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना। और प्रोकैरियोटिक सेल में इंसिपिएंट न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता नहीं है। अब देखो, उसमें जो डीएनए होता है वो सर्कुलर नेकेड डीएनए है, और इसमें होता है लीनियर डीएनए न्यूक्लियस, और उसमें होता है लीनियर डीएनए, और डीएनए के साथ में होते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन यहाँ प्रेजेंट होता है। इनमें बेटा सर्कुलर नेकेड डीएनए होता है। नेकेड डीएनए मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कोटेड नहीं है, और ना ही इनके ऊपर, इनके साथ हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। ठीक है, सो ये एक सिंपल डिफरेंस है। थर्ड पॉइंट है बेटा कि इनका जो सेल वॉल है वो बना होता है सेलुलोज से। ठीक है, या तो अलग भी कंपोनेंट है, काइटिन है। काइटिन को हम लोग फंगल सेलुलोज बोलते हैं। ठीक है, और सेल वॉल इनका जो बना होता है वो म्यूरिन से होता है। म्यूरिन मतलब मैंने शायद आपको बताया था, नाग और नाम, अगर आपको याद हो, है ना, बताया क्या? एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, ये मैंने बताया है बायोमोलिक्यूल्स में, जब मैंने काइटिन Yes, भी sir. बताया था। ठीक है, तो एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इनका सेल वॉल जो है वो म्यूरिन से बनता है। और फोर्थ पॉइंट है, मेनली दे आर मल्टी सेलुलर। बहुत बहुत से ऐसे ही यूकैरियोटिक सेल है जो मल्टी सेलुलर होते हैं। ऑब्वियसली यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं प्रोटिस्टा। ठीक है, तो प्रोटिस्टा किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म है सारे यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं। तो यहाँ देखो बेटा, ये मेनली यूनिसेलुलर होते हैं। देखो, ये तो मेनली क्या है यार, मतलब आपको कोई भी, मुझे तो नहीं पता आज तक कि कोई मल्टी सेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल होता है। सो मल्टी सेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल भी जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कॉलोनी, कॉलोनी ऑफ द यूनिसेलुलर सेल्स। तो उनको हम लोग कोई ऑर्गेनिज्म मानते नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें बहुत ही कम ऑर्गेनल्स होते हैं।
अब यहाँ समझना कि यहाँ बहुत सारे ऑर्गेनल होते हैं, तो एक बेसिक डिफरेंस मैं आपको पहले बता देता हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं पाए जाते, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, है ना, लाइसोसोम, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते। हाँ, ऑर्गेनल्स होते हैं, दोनों में ही ऑर्गेनल है, बट इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसमें मेम्ब्रेन, जैसे देखो मैं ये राइबोसोम लिख देता हूँ, राइबोसोम इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, दोनों में है। इट आल्सो हैव द राइबोसोम, इट आल्सो हैव द राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए राइबोसोम नाम का स्ट्रक्चर दोनों में पाया जाता है। दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस है, 70 और 80, तो हम लोग आगे देखेंगे 70 80 का क्या मतलब है। तो राइबोसोम ये ऐसा ऑर्गेनल है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन होता नहीं है। इट्स अ मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल, दे आर द पार्टिकुलेट प्रोटीन्स, है ना। यहाँ पे आरएनए होता है, जैसे इसने पूछा हमें तनय ने, सर राइबोसोम का आरएनए के फंक्शन बताओ, तो देखो राइबोसोम इज आल्सो मेड अप ऑफ द आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, तो प्रोटीन सिंथेसिस में वो पार्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आरएनए के टाइप के ऊपर, डिपेंड करता है कि वो क्या फंक्शन करेगा। दैट इज व्हाट द पॉइंट। राइबोसोम्स के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता, दे आर मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा डिफरेंस कोई भी पूछे ना आपको, बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव any membrane bound organelle and eukaryotic cells have the membrane bound organelles. I hope it's very clear. इसीलिए इसमें न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस भी तो एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। और यहाँ पे न्यूक्लियस का सारा कंटेंट है, डीएनए है, सब कुछ है, बट यू नो इट डू नॉट हैव द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। अब रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो रिप्रोडक्शन ये करते हैं बाय द बाइनरी फ्यूजन, मतलब एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है। इसमें माइटोसिस मियोसिस नहीं होता क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है ना। और रिप्रोडक्शन यहाँ पे जब भी बेटा होगा, ये माइटोसिस मियोसिस दोनों चीजें इन्वॉल्व कराएगा। ठीक है, स्पोर भी बना सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, गेमिड बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, ये सब काम बेटा इसमें यूकैरियोटिक सेल्स में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन के बारे में अगर आप बात करते हैं, तो जितने यूकैरियोटिक सेल में, उनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ जो होता है काउंटर पार्ट इन प्रोकैरियोटिक सेल, उसे बोलते हैं मिजोजोम। अब आप बोलोगे सर ये मिजोजोम क्या है, तो मिजोजोम भी बेटा ऐसा स्ट्रक्चर है ना, ये सिर्फ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, मतलब इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका इनफोल्डिंग है, इट्स नॉट एन ऑर्गेनल। ठीक है, इट्स नॉट एन ऑर्गेनल। सो दिस वे there are lot of things are there, mesosome for the respiration in bacteria, mitochondria में mitochondria is there for the respiration in eukaryotic cell। ठीक है, तो अगर आप ये देखो, ये नॉर्मल बहुत ही सिंपल सी चीज है ना, जो हम लोग देख सकते हैं बिटवीन डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये मैं सब मिटा देता हूँ बच्चों, क्योंकि जब मैं ये आपको भेजूंगा ना कॉपी, तो ये सब उसके ऊपर आ जाएगा, आप अपना नोट्स बना सकते हो उसके ऊपर। ठीक है, सो लेट्स रिमूव दिस। ओके, डन। नाउ ये यहाँ पे आते हैं बच्चों, नोटिस करते हैं, देखो स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स। अब जब भी हम यूकैरियोटिक सेल को देखेंगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा, तो जब भी आप किसी भी यूकैरियोटिक सेल में देखोगे तो उसमें तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा उसका, है ना, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मेन चीज है बच्चों, मेन चीज तो यही है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म क्या है, ये एक लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल है, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स तैरेंगे, सब रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे प्लांट सेल होते हैं ना, प्लांट सेल में ऐसा सेंट्रल वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये वाला जो है बच्चों, ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज एन सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, तो ये सेंट्रल वैक्यूल है। सेंट्रल वैक्यूल का फंक्शन है, एक तो यहाँ वाटर का स्टोरेज होगा। ठीक है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, एंड वेसिकल्स कंटेनिंग वाटर, इसमें वाटर होगा, आयंस होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, वेस्ट मटेरियल जो भी होता है, इसका सारा वेस्ट मटेरियल भी वैक्यूल में जमा होता है। ठीक है,
और सेल का साइज बढ़ता है, जो अभी मैंने बोला था, साइज इंक्रीज होने में, प्लांट का सेल का साइज सही में देखा जाए तो सेल का साइज इलोंगेट होने में, इंक्रीज होने में एक्चुअली वैक्यूल का ही रोल है। ठीक है, इसमें सारी चीजें यहाँ पे, इवन सम पिगमेंट्स भी इसमें पाए जाते हैं वैक्यूल में। ठीक है, इनके अलावा यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो सेल में, यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? इट्स अ डबल लेयर बाउंड ऑर्गेनल स्ट्रक्चर, और उसका आउटर लेयर जो है स्मूथ एंड ऑल, बट इसका फंक्शन आपको पूछा जाएगा। ये आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज फॉर द रेस्पिरेशन, मतलब एटीपी सिंथेसिस करने के लिए काम करेगा। ठीक है, देखो प्लांट सेल आल्सो हैव द सेल वॉल, एनिमल सेल में नहीं होता। देखो अगर आप कोई पूछे ना आपको, यार कोई भी सेल में नॉन लिविंग कंपोनेंट कौन सा है, व्हाट इज अ नॉन लिविंग कंपोनेंट, तो यहाँ पे सेल वॉल है। सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है, और सेल वॉल रिजिड होता है, लिविंग नहीं होता है। ठीक है, देखो क्या एक सेल किसी दूसरा, ये बाजू वाला सेल है ना, मैं यहाँ पे बेटा ये कलर ले लेता हूँ, ये देखो ये सेल वॉल है बच्चों, इस सेल का सेल वॉल है ये जो सेल हम लोग देख रहे हैं, है ना। देखो वो ये जो होता है, हम लोग थोड़ा ध्यान से समझे, वैक्यूअल के केस में इसमें जो मेम्ब्रेन होता है ना, मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन है, लिविंग मेम्ब्रेन, जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन है ना वैक्यूल का, अब इस मेम्ब्रेन की है ना खासियत सुन लो। अब देखो मुझे मानना है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा आयरन, बहुत ज्यादा है बेटा, हाई कॉन्सेंट्रेशन में आयरन है, और साइटोप्लाज्म में यहाँ पे देखो बहुत ही लेस कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मेट में आयरन है। मान लेते हैं अगर मैं आयरन को अंदर लेके जाना चाहता हूँ वैक्यूम में, कैसे लेके जाऊंगा, है ना। जब भी हम लोग ऐसा कहते हैं ना कि, है ना, कि व्हेन the molecules or ions transported from their less concentration to their more concentration, it must be an active transport। और जब बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात आती है तो यार एटीपी होना चाहिए, और ये एटीपी यूज करेगा ना, एनर्जी को यूज करके मॉलिक्यूल, यहाँ पे प्रोटीन एक्टिवली बेटा वो आयरन को पकड़ करके अंदर घुसा देगा, बोले चल अंदर जा, तेरा बाहर कुछ काम नहीं है। So this is what the why we have to understand the vacuole's tonoplast is an active membrane, you know, active membrane। So वैसा हम लोग सेल वॉल के बारे में नहीं बोल सकते। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा है, बट देखो अभी हम लोग यहाँ पे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखो ये दूसरे सेल का सेल वॉल है, उसके बाजू वाला जो सेल है ना उसका सेल वॉल है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यार, मतलब इधर उसका साइटोप्लाज्म होगा, वो दूसरे सेल का सेल वॉल का, सेल का साइटोप्लाज्म होगा, तो ये एक सेल दूसरे सेल से क्या कम्युनिकेट करता है? कम्युनिकेट करता है, तो बिल्कुल करता है। दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये जो है ना प्लास्मोडेस्माटा, इसके बारे में जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो सीधी बात है, इट इज अ कनेक्शन बिटवीन टू प्लांट सेल, दो प्लांट सेल के बीच में कनेक्शन है। ठीक है, दिस इज व्हाट द सिंपलेस्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो प्लास्मोडेस्माटा इज द कनेक्शन बिटवीन द टू प्लांट सेल, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है। ठीक है, उस कनेक्शन को हम लोग प्लास्मोडेस्माटा कनेक्शन कहते हैं। So cells communicate with each other, they send their hormones to each other, they send their cytoplasmic content to each other. That is exchange of the matter takes place between the cells through the root, through the connection that is called the plasmodesmata। यही मल्टीसेलुलर सेल जो ऑर्गेनिज्म से उसकी खूबी है, सारे सेल एक दूसरे के साथ मिलजुल के एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं यार, राइबोसोम का काम ही है प्रोटीन सिंथेसिस करना। आपको बहुत सादे सिंपल क्वेश्चन आएंगे कि राइबोसोम का क्या फंक्शन है, सिंपल, राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज व्हाट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। बट देखो दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, एक होता है 70S टाइप, एक है 80S टाइप। ठीक है, तो आगे मैं बताऊंगा कि क्या मतलब है इसका। ठीक है, नाउ टॉक अबाउट व्हाट द पेरोक्सिसोम। देखो ये एक स्ट्रक्चर है यार पेरोक्सिसोम, इसमें होता है एंजाइम्स फॉर द, देखो ये पेरोक्सिसोम के बारे में शायद मैंने एंजाइम्स में बताया था क्या, आई डोंट नो। ठीक है, तो पेरोक्सिसोम जो है डेफिनेटली इनके केस में आपको देखने को मिलेंगे एंजाइम्स, है ना, जो डिटॉक्सिफाई करते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को।
खास करके ये जो मॉलिक्यूल है इसका नाम क्या है, H2O2, ठीक है। तो ये पेरोक्साइड है ना, इस पेरोक्साइड को तोड़ करके इससे वाटर, क्योंकि ये टॉक्सिक है, H2O2 इज अ टॉक्सिक फॉर द सेल, ठीक है। तो ये वाला है, इसको कन्वर्ट करके H2O और O2 ऑक्सीजन में, है ना, दो प्रोडक्ट बना करके ये फिर उसको यूज करेगा या उसके लिबरेट कर देगा, ठीक है। सो दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग। ये सारी सादे सादे बिल्कुल स्ट्रक्चर्स है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब प्लांट सेल के बारे में बात करोगे तो उसमें आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि फोटोसिंथेसिस कराएगा, जहां पे एक्चुअली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे, ठीक है। रिगार्डिंग दिस वी इफ यू हैव द एनिमल सेल, एनिमल सेल की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो इसके ऊपर सेल वॉल है ही नहीं यार, नो सेल वॉल। अगर सेल वॉल नहीं है तो आउटर मोस्ट लेयर उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में सेल है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बेटा सेल वॉल है, इसलिए यहाँ पे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो एनिमल सेल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट है। अब कभी कभी इसके जो, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड होता नहीं है, तो ऐसे बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से बना लेते हैं ताकि ये अपना सरफेस एरिया बढ़ा सके। इनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोविले, ठीक है। मतलब सेल्स के ऊपर छोटे छोटे आउटग्रोथ्स होते हैं विच इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया। तो जितना ज्यादा वो सरफेस एरिया बढ़ा देगा उतना उसका, ठीक है, सर जो है एब्जॉर्प्शन एक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। इसके अलावा प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही बेटा ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्गी एपैरेटस। गोल्गी एपैरेटस ये होता है बच्चों ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल का क्या मतलब है, देखो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगा या लिपिड्स बनाएगा तो ये होता है ना, मतलब देखो किसी भी इंडस्ट्री में कुछ भी मटेरियल बनता है तो मेन पॉइंट आता है कि उसको यार पहले तो पैकेजिंग करो, लेबल करो और उसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करो। तो ये काम गोल्गी एपैरेटस बहुत अच्छे से करता है। जो कुछ भी प्रोटीन, लिपिड, हार्मोन जो कुछ बनते हैं ना, वो सब ये अपने वेसिकल्स में लगा लेता है। छोटे छोटे ये सारे वेसिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इन वेसिकल्स में ये देखो ये स्टैक लाइक अरेंजमेंट्स है, इसमें ये सारे मटेरियल को भर देता है और भर करके फिर बेटा, है ना, चाहे अगर सेल के बाहर छोड़ना है तो बाहर भेज देगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भेजना है तो जिसको चाहिए जहां पे भेजना है वहां प्रॉपर बेटा मटेरियल को भेजेगा। सेल इज वेरी वेरी ब्यूटीफुली अरेंज थिंग है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ये समझना है। सो अदर देन दिस एनिमल सेल में सेंट्रियोल नाम का एक कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो सेंट्रियोल के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्लांट सेल में गोल्गी एपैरेटस होता है क्या। तो आंसर है यस, प्लांट सेल आल्सो हैव द गोल्गी एपैरेटस, बट, ठीक है, प्लांट सेल में गोल्गी एपैरेटस बहुत छोटे छोटे होते हैं, ऐसे प्रॉपरली स्टैक लाइक अरेंजमेंट होते नहीं है। तो उनको हम लोग अलग नाम से देखते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं डिक्टियोजोम्स। तो प्लांट में डिक्टियोजोम्स होते हैं क्योंकि वो बस छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे ये, ठीक है। ये फर्क है बस। सेंट्रियोल प्लांट सेल में ऑल्दो एब्सेंट होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। सेंट्रियोल का काम है सेल का जो डिवीजन होगा इसमें मदद करता है। और दूसरा, इनमें जो भी फ्लैजेला होते हैं, फ्लैजेला का जो बेस होता है, मतलब देखो ये फ्लैजेला अगर है, इससे ये मूवमेंट करना चाहते हैं तो फ्लैजेला का बेस जो होता है वहां पे बेटा आपको सेंट्रियोल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो भी फ्लैजेला होते हैं, अभी यहाँ पे ये भी चीज दोनों में ही प्रेजेंट है बच्चों। ये जो न्यूक्लियर एनवेलप हम लोग बोल रहे हैं, ऑब्वियसली इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट और एनिमल सेल, बट प्लांट सेल में बड़ा वैक्यूल जो है, सेंट्रल वैक्यूल आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता, ठीक है। सॉरी, एनिमल सेल में आपको बड़ा वैक्यूल जो होता है, जो बड़ा सेंट्रल वैक्यूल है, this type of the central vacuole is not present in the animal cell. एनिमल सेल में बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, बहुत बड़ा वैक्यूल कभी नहीं, क्योंकि इसको लोकोमोट करना है, मूवमेंट करना है, इसीलिए एनिमल सेल्स में बड़े वैक्यूल नहीं होते। हाँ, यहाँ पे लाइसोसोम नाम का ऑर्गेनल है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम सारे होते हैं जो कि डाइजेशन कराएंगे इंटरनल, ठीक है, जहाँ पे एसिडिक पीएच भी होगा। यहाँ पे न्यूक्लियस है, ऑब्वियसली न्यूक्लियस दोनों में ही प्रेजेंट होता है।
प्लांट और एनिमल सेल में दोनों में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। बेसिकली अगर आपको याद रखना है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑलवेज रिलेटेड टू द प्रोटीन सिंथेसिस एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिलेटेड टू द लिपिड सिंथेसिस। ठीक है, लिपिड या जो भी फैट का सिंथेसिस होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। अदर देन दिस न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और ये वो जगह है जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए बनाए जाते हैं। जो राइबोसोमल आरएनए अभी मैंने मेंशन किए थे राइबोसोम में, तो राइबोसोमल आरएनए बनाने का काम जो है बेटा ये करता है। आगे बढ़ते हैं नाउ, तो एक एक करके अभी हम लोग, ये पूरा मैंने जनरल दिखा दिया डायग्राम, अभी एक एक वन बाय वन हम लोग देखते हैं बेटा। पहले तो सेल वॉल है, ग्रोथ ऑफ सेल वॉल, फंक्शन ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, lot of things are there. So we'll talk about whenever you see the plant cell, animal cell में तो सेल वॉल होता नहीं, तो प्लांट सेल में होता है। अब ये रॉबर्ट हुक ने देखा क्या था एक्चुअली, डेड सेल। डेड सेल मतलब अंदर का सारा लिविंग खत्म हो गया था, जो डेड लाइंस थी उसकी वही दिख रही थी। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल वॉल देखे थे, एक्चुअली सेल देखा ही नहीं था। ठीक है, सो इट्स रिजिड एंड द नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, देखो ये बार बार आपको आ रहा है। So it's present just below the glycocalyx. Now देखो यार ये क्या चीज है, बहुत बार सेल के ऊपर है ना ग्लाइकोप्रोटीन का कोटिंग होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स का कोटिंग होता है। खास करके जब प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ोगे ना, प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं, मतलब देखो ये मैंने बना दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके ऊपर होता है बेटा सेल वॉल, और इस सेल वॉल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे होता है कैप्सूल। तो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें ये कैप्सूल मौजूद होता है। मतलब सेल वॉल के बाहर अगर कुछ भी प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, इनका कोई कंपोनेंट आपको देखने को मिले तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहते हैं उसे हम लोग? ग्लाइकोकैलिक्स। इसका फंक्शन बहुत सिंपल है। मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बताता हूँ कि मान लेते हैं इफ यू थिंक अबाउट अ सोल्जर और ए फाइटर, ठीक है, जब वो बेटा कहीं पे भी जाएगा, दुश्मन देश में जाएगा लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए, अगर उसके बॉडी के ऊपर बेटा प्रॉपर क्या बोलते हैं प्रोटेक्टिव लेयर्स नहीं तो वो तो मारा जाएगा, इट विल बी किल्ड। तो सेम वे जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आते हैं ना डिसीज कॉज कराने वाले, यस ठीक है, तो ये कैप्सुलेटेड अगर है तो हमें डिसीज कॉज कराते हैं। तो ऑल द कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक। क्लियर है? क्योंकि कैप्सूल बहुत जबरदस्त प्रोटेक्टिव चीज है, बहुत भयंकर वाली, मतलब हमारे डब्ल्यूबीसी उस बैक्टीरिया को पकड़ ही नहीं पाते क्योंकि वो स्लिपरी होता है। कैप्सूल ग्लाइकोकैलिक्स है, चिपचिपा भी होता है बहुत बार। तो बैक्टीरिया को ये माइक्रोबेजस बहुत बड़े बड़े होते हैं, मैंने अभी साइज कंपैरिजन दिखाया, और ये माइक्रोबेजस को पकड़ने के लिए भागते हैं उसके पीछे और बैक्टीरिया तुरंत भाग जाता है। मतलब ये लिविंग, आप इवन फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी से ये सारे एक्शंस इवन हमारे लिविंग ब्लड सेल्स में देख सकते हो। यू कैन ऑब्जर्व दिस ऑल दिस, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस। सो मुद्दा ये है कि ये जो चीजें हैं ये हमारे बॉडी में हो रही है ना, अभी भी हो रही है, आप हम लोग पढ़ रहे हैं अभी भी हो रही है, क्योंकि ये सब पैथोजन हमेशा अटैक करते हैं। तो हमारे जो डब्ल्यूबीसी से हमें बचाते हैं। तो बेटा जो बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल्स होते हैं ना, वो है ना जल्दी से पकड़ में नहीं आते और डिसीज कॉज कराने में है ना नंबर लगा लेते हैं। बट जिनके ऊपर कैप्सूल नहीं होता, नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आर नॉट पैथोजेनिक, दे आर नॉट वायरुलेंट। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो देखो ये जो होता है बैक्टीरियाज के केस में अगर आप देखोगे तो म्यूरिन भी पाया जाता है इन ऑल यू बैक्टीरिया, एंड साइनोबैक्टीरिया में बेटा ये चीज देखने को मिलती है, बट इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल वगैरह में बेटा ये सेल वॉल जो है बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता, बट बैक्टीरिया में म्यूरिन से भैया मतलब पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ सेल वॉल पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया में भी बेटा पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ सेल वॉल पाया जाता है। फंजाई में काइटिन से बना हुआ सेल पाया जाता है। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, सेल वॉल के बारे में अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो कभी भी आप सेल वॉल को देखोगे ना, मतलब देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है,
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो नॉर्मली जो सेल डिवाइड होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तब उनके ऊपर है ना एक सेल वॉल बन जाती है, छोटी सी पतली सी लेयर, फ्लेक्सिबल लेयर। तो जो सेल वॉल पहली बार बनता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल, फर्स्ट लेयर। ठीक है, बाद में क्या होता है, जैसे जैसे ये सेल बड़ा होता है ना, वैसे वैसे ये, क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल तो फ्लेक्सिबल है, वो भी उसके जैसा बड़ा होता चला जाता है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है तो ये बेटा अपने अंदर एक और लेयर बना लेता है। ठीक है, ऐसी वो बहुत सारी लेयर बना लेता है, एक या दो या तीन। ये सारे ऑरेंज कलर की लेयर जो होती है सारी सेकेंडरी सेल वॉल है। ये हमेशा याद रखना कि सेकेंडरी सेल वॉल हमेशा प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बनेगा, क्योंकि बनाने वाला अंदर बैठा हुआ है, बाहर नहीं। है ना, ऐसा नहीं है कि बाहर गया फिर प्लास्टर लगाया अंदर आया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऑल दीज लेयर्स है ना, 1 2 और 3 जितने भी लेयर बनते हैं सेकेंडरी सेल वॉल के, दे आर ऑल फॉर्म इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल। याद रखो, क्योंकि बनाने वाला बंदा अंदर बैठा हुआ है, बाहर नहीं, क्योंकि सेल खुद बना रहा है ये सेल वॉल्स को। ठीक है, समटाइम्स टर्शरी सेल वॉल भी बनती है। सर टर्शरी सेल वॉल बनती है मतलब जो बहुत सारे रिजिड, मतलब जिम्नोस्पर्म वगैरह जो केसेस आपको देखने को मिलते हैं, उसमें बेटा एकदम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है इस तरह से एक और सेल वॉल बन जाती है, जिसको हम लोग टर्शरी सेल वॉल। तो डेफिनेटली बेटा टर्शरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट्स हमको क्लियर होने चाहिए। तो ग्रीन कलर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर टर्शरी आएगा, टर्शरी के बाहर सेकेंडरी आएगा, और सबसे बाहर जो होगा बेटा वो होगा प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, नाउ अब मैं यहाँ पे ये चीज यहाँ पे एक और डायग्राम बनाता हूँ, आप थोड़ा ध्यान देना। मान लेते हैं ब्लू कलर का सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल है, तो दो सेल है, ये दो सेल है। ठीक है, ग्रीन कलर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बराबर, ये सेल है। तो मुझे एक बात बताओ, ये दोनों सेल एक दूसरे से जब अटैच करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे से चिपकेंगे, ठीक है, तो इनमें जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है ना, यहाँ पे भरा जाएगा बिटवीन द टू प्राइमरी सेल वॉल्स। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज व्हाट द मिडल लैमेली। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इट्स कॉल्ड एज व्हाट द मिडल लैमेली, a cementing layer between the two adjacent cells, actually between the two primary cell walls of the adjacent cells, क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल तो कभी भी बाहर आता ही नहीं है। यस, तो देखो यहाँ पे क्या है, मिडल लैमेला इज द आउटर मोस्ट सीमेंटिंग लेयर between the cells made up of calcium and magnesium pectate। अब यहाँ पे क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिलेगा, इवन आप केवीपीवाई में देख सकते हो कि ये जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है, आपने अगर बहुत हरा हरा सा टमाटर खरीद लिया, टोमेटो, ठीक है, सो इफ यू गेट दैट टोमेटो टोमेटो, ठीक है, तो वो ग्रीन कलर का टोमेटो होता है, उसको आप दबा के देखोगे तो वो बड़ा टाइट होता है। कोई भी फ्रूट ले लो, तो पता है क्या है, इसलिए क्योंकि उसका जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बना हुआ जो मिडल लैमेली है बिटवीन द सेल्स, जो सीमेंट है, वो अभी मजबूत है। जैसे जैसे फ्रूट्स राइपनिंग होती है, जैसे जैसे फल पकते चले जाते हैं, वैसे वैसे ये सीमेंटिंग मटेरियल ढीला होता चला जाता है। मतलब आप पके हुए टमाटो को जो रेड हो जाता है उसको दबाओगे ना, तो वो बहुत जल्दी फूट जाएगा, वो जल्दी दब जाएगा, वो नाजुक हो जाता है। ठीक है, तो बेटा यही क्वेश्चन वो बार बार पूछते हैं, इसको बड़ा ध्यान से समझो, है ना। कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट गिव्स दैट फर्मनेस, दैट रिजिडिटी टू द आउटर मोस्ट लेयर्स ऑफ द ऑर्गन्स, या ना फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है या कोई भी स्ट्रक्चर है उसमें। यस, सो देखो, इट इज absent in outer free spaces and ruptures to create intercellular spaces। तो होता क्या है कि जब भी ये रप्चर हो जाएगा तो वहां पे इंटरसेलुलर स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगे, दो सेल के बीच में गैप्स डेवलप हो जाएंगे, और जो रिजिडिटी है, फ्रूट की जो टाइटनेस है, वो कम होता चला जाता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो जहां जहां आपको फ्री स्पेसेस देखने को मिलती है दो सेल के बीच में, ऑब्वियसली वहां पे कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट बिल्कुल भी नहीं होता। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू मिडल लैमेला क्या है। बोलो, पूछो, क्वेश्चन पूछो। सर एक्रीरेशन क्या होता है? सेकेंडरी क्या सेल वॉल में लिखा है, सेकेंडरी सेल वॉल में लिखा है फॉर्म्ड बाय एक्रीरेशन, सो व्हाट इज दैट? कहाँ लिखा है? सर सेकेंडरी सेल वॉल। तो वहां तो पहुंचा नहीं ना मैं। अच्छा
सर आप बात बच्चों बोल रहे थे इसलिए वो प्राइमरी सेकेंड। हाँ ठीक है, तो मैं तो मिडल लैमेला पे हूँ बेटा, अभी मैं आ जाऊंगा, ठीक है वहां पे। तो प्राइमरी सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। तो ये थिन है, इलास्टिक है, कैपेबल ऑफ और ग्रोविंग सेल्स है, एंड डिमिनिशेस एज द सेल्स मैच्योर, है ना। तो जैसे 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 ये मैच्योरिटी आ जाएगी इसमें, ठीक है, तो ये डेफिनेटली सेलुलोज से बना होता है, हेमिसेलुलोज, ठीक है, possess more hemicellulose and less cellulose in their cell walls. Only cell wall is in a meristematic and parenchymatous cells. तो बेटा जब सेल डिवाइड होते रहते हैं ना, डिवाइडिंग जो सेल है, जैसे तूने अभी क्वेश्चन भी पूछा बेटा, तो क्या होता है कि सेल जब डिवाइड हो रहा है उस वक्त उसके ऊपर सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होता है, बिकॉज इट इज एन इलास्टिक। देखो यार, सेल को डिवाइड होना है तो यार वो इलास्टिक सेल वॉल उसको चाहिए, क्योंकि उसको इलोंगेट होना है, फिर फरोज बनाने और डिवाइड करना है। तो इट हैज अ थिन इलास्टिक एंड अ सेल कैपेबल ऑफ ग्रोविंग, ठीक है, वो इंक्रीज हो सकता है और डिमिनिश भी हो सकता है एज द सेल मैच्योर्स, ठीक है। और जैसे जैसे सेल की मैच्योरिटी बढ़ती है उसमें हेमिसेलुलोज का कंटेंट बढ़ता है एज कम्पेयर टू सेलुलोज, ठीक है। सो अभी सेकेंडरी सेल वॉल जो बनेगा वो हमेशा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेकेंडरी सेल वॉल इनसाइड बनेगा। आप देखो, नोटिस करना कि जो सेल परमानेंट हो जाएगा, जिस सेल को डिवाइड नहीं होना है, नाउ इट इज नोटिस करो कि जिस सेल को अभी आगे फर्दर डिवाइड नहीं होना है, परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा सेल क्या करेगा, ऐसा सेल बनेगा, चलो रिजिड सेल वॉल बना लेते हैं, ऐसी दीवार बनाते कि टूटना नहीं चाहिए, मजबूत बना लेते हैं। सो इट्स अ फॉर्म बाय द, है ना, एक्रीरेशन। क्या मतलब है इसका, देखो मैंने कहा कि अंदर के साइड से, है ना, इनसाइड, इनसाइड क्या हो रहा है बच्चों, है ना, गोल्गी एपेरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो चीजें है ना बच्चों, ये सब ये मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जो भी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिक सब्सटेंसेस, जो कुछ बनता है ये कौन बना रहा है, हु इज मेकिंग दिस। मतलब आपको एक और क्वेश्चन, तो सेल वॉल के मटेरियल को या सेल वॉल सिंथेसिस करता कौन है, हु डू इट, सेल वॉल इटसेल्फ, नो, सेल वॉल नहीं करेगा, कौन करेगा फिर। तो उसके अंदर मैंने कहा ना कि गोल्गी एपेरेटस ये डिसीजन लेता है ना, क्या करता है बेटा, गोल्गी एपेरेटस क्या करता है बच्चों, डिसीजन लेता है, इट टेक्स द डिसीजन, है ना। किस किस का डिसीजन लेगा बच्चों, कि ये जो भी वेसिकल्स बन रहे हैं, जो भी प्रोटीन्स बन रहे हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट बन रहे हैं, उसको भेजना कहाँ पे है। तो जो कुछ भी मटेरियल बनता है इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑल अदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आल्सो, इनको बेटा वहां पे भेज दिया जाएगा। तो आपको जब भी क्वेश्चन का आंसर देना होगा कि हु मेड्स द सेल वॉल, ठीक है। अब इसी से हमें ये शब्द भी समझना है, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, देखो बहुत ही आसान है, ये क्या हो सकता है ना। देखो हम प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर करते हैं ना, प्लास्टर क्या मतलब क्या होता है, हम सीमेंट लेते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं, तो क्या होगा बताओ। हुँ? अरे हम लोग सीमेंट लेते हैं, सीमेंट को क्या करते हैं बच्चों, प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर लेकर के उसको लगाते हैं अंदर अंदर से। तो सेम थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, यस। तो हमें ये बिल्कुल सिंपल है, इट्स फॉर्म बाय द एक्रीडेशन, सो दे हैव मोर सेलुलोज फाउंड इन द कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम वेसल्स। इट इज रिजिड, बहुत भयंकर रिजिड है। यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, चीजें जमा हो देती है, मतलब, है ना, चीजें बहुत ज्यादा जमा अमाउंट में जमा की जाती है, ठीक है। इसमें हम लोग बोलते हैं इसको, अगर मैं अलग लेयर में बता जाऊं, जैसे कि, है ना, लेयरिंग करना, जस्ट इट्स व्हाट द, है ना, लेयरिंग करना, इफ यू डू दैट लेयरिंग, है ना, तो लेयरिंग करना जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज व्हाट द, अंदर से धीरे धीरे लेयर लगाते चले जाना, दैट इज द सिंपलेस्ट वर्ड दैट वी कैन, फिनोमेनॉन व्हिच कैन हैपन इनसाइड, ठीक है। So there is another word also, there is another type also when we talk about the cell wall synthesis, है ना, intersusception ऐसा एक word आता है। एक तो accretion है, एक होता है intersusception, there is another word also. So now there is a something difference, ये अलग चीजें होती है, but we are not going into that much. अभी हमें बस इतना ही समझना है कि लेयरिंग के टाइप है, अलग अलग प्रकार से लेयरिंग होगी,
डिपोजिशन होगा, सीधा वर्ड, इनसाइड से डिपोजिशन होगा, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिलीज करेगा सब्सटेंस और वहां जमा करके वो, है ना, जमा करते 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 बेटा दे फॉर्म अ लेयर, दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टर्शियरी सेल वॉल, इट इज प्रेजेंट ओकेजनली, प्योरली सेलुलोजिक, ये इसमें सेलुलोज ज्यादा होता है, एंड समटाइम्स इवन कंटेन्स, है ना, जाइलम फाउंड इन द ट्रकीड्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म। तो टर्शियरी सेल वॉल बहुत ही रेयर है, ये बात तो पहले समझो यार। पहली चीज तो हमें यही समझना है कि जो टर्शियरी सेल वॉल है ना, ये बहुत ही बेटा रेयर है। ठीक है, इट्स रेयर। अब रेयर का मतलब ये है कि ये जिम्नोस्पर्म्स के ट्रकिड्स में देखने को मिलता है। इवन आप अगर एंजियोस्पर्म्स देखोगे, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट आपको देखने को मिलते हैं, उनके केस में बिल्कुल बेटा आपको ये जो चीज है वो देखने को नहीं मिलेगी। पक्का? यस सर। ओके। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ द सेल वॉल। अभी यहाँ पे मैंने जैसे वर्ड आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, द ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल अकर्स बाय 2 ways। ठीक है, कैसे होगा? बाय, देखो ये शब्द अभी बोला था मैंने, कौन सा था? इंटरसेप्शन, और दूसरा क्या है? अपोजिशन। ठीक है, नाउ इट इज डिपोजिशन ऑफ द वॉल मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ द फाइन ग्रेन्स। छोटे छोटे ग्रेन बनेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, चिपका दो, निकालो ग्रेन्स, चिपका दो, है ना, इसको बोलते हैं इंटरसेप्शन। ठीक है, दूसरा, इन दिस मेथड अपोजिशन में apposition है। So in this method, the new cell wall material secreted by the protoplasm is deposited by definite thin plates one after other। एक प्लेट बनेगी, उसके ऊपर एक और प्लेट बनेगी, उसके ऊपर, इसको बोलते हैं एपोजिशन। मतलब अगर आप समझ लो कि जैसे कि मान लेते हैं आप एक दीवार बनाना चाहते हो, तो एक एक ब्रिक लगाओगे, एक एक ब्रिक लाओगे, ब्रिक लाओगे, ब्रिक को अटैच करोगे, ब्रिक लाओगे, ब्रिक को अटैच करोगे, दैट इज द इंटरसेप्शन। एक एक ग्रेन आ रहा है, अटैच हो रहा है, लेयर बनती चली जा रही है, पूरा ये दीवार बन रही है, इसको बोलते हैं इंटरसेप्शन। समझ रहे हो? ठीक है, मान लो कि आपने एक लकड़ी की दीवार बनाई है, वुडन वॉल आप बनाना चाहते हो, तो आप क्या होते हैं, एक प्लाईवुड का लेयर लाते हो, वो प्लाईवुड का लेयर रख दोगे, उसके ऊपर और एक प्लाईवुड का लेयर, वो एक लेयर रखोगे। सो इट्स एन एपोजिशन। आर यू श्योर? ठीक है, सो दिस वे द accretion will happen, that is what the point। ये समझ रहे हो, है ना, ये वन वर्ड इधर, उसका ये इधर है। ठीक है, इंटरसेप्शन, एपोजिशन, बात वही है, बात वही है। सेल वॉल बन रहा है, नया लेयर बन रहा है, बट अगर छोटे छोटे ग्रेन्स आकर के डिपॉजिट होकर के अगर वो लेयर बन रही है तो इसको इंटरसेप्शन कहते हैं। और बेटा डायरेक्टली वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में एक बड़ी सी प्लेट बना रहा है पूरी, और वो पूरी की पूरी सरका देता है बाहर। ठीक है, एक साथ बना करके लगा देगा, धीरे धीरे नहीं बनाएगा, पहले सेट करेगा, लगा देगा। सो दैट इज एपोजिशन। अभी इसके भी एनिमेशंस अवेलेबल है, आप देखोगे तो बड़ा मजा आता है। बट द मुद्दा ये है, ठीक है, कि इसका काम क्या है, सेल वॉल जब भी बनेगा ये क्यों नए नए लेयर लगा रहा है? ठीक है, देखो, क्योंकि सेल, प्लांट सेल मूवमेंट नहीं करते यार, वो एक जगह रहते हैं। तो अगर वो एक ही जगह रहते हैं, ठीक है, और उनके अंदर इतना बड़ा वैक्यूल बनता चला जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि दे नीड हेवियर प्रोटेक्शन, क्योंकि वो कहीं जा नहीं सकते, दे आर एट वन प्लेस, है ना। इतनी तेज हवा चलती है बेटा, एक इंसान को खड़ा कर दो वो तो तुरंत भाग जाएगा, बट पेड़ बिल्कुल खड़े रहते हैं, दे स्टैंड, दे, है ना, दे स्ट्रगल विद द एयर, विंड, वेलोसिटी। यस और नो? ऐसा तो नहीं होता कि चले जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो इनके एक एक सेल में जो ताकत है ना, यही बेटा उभर करके आती है, एंटायर प्लांट में दिखाई देती है। इसको आपे समझना पड़ेगा। यस और नो? सो इट गिव्स अ भयंकर लेवल पे, मतलब हायर लेवल ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये लेयर्स बनाते चले जाते हैं, और सेलुलोज बहुत रिजिड चीज बनती है बेटा। ठीक है, सो फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल क्या है? इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द प्लांट सेल, प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी, ये काम है।
इट वार्ड्स ऑफ द इफेक्ट ऑफ द पैथोजन, पैथोजन को भी घुसने नहीं देगा, इतना मजबूत होता है, जगह ही नहीं होती, नो स्पेस टू एंटर। ठीक है, तो पैथोजेंस को भी ये बिल्कुल है। और इनके जो भी नेचर है, सेलुलोज का वगैरह जो नेचर है, आपको शायद है ना पता होगा कि सेलुलोज कैन बी यूज्ड एज एन व्हाट वी कैन से द एक्सप्लोजिव्स। ठीक है, तो इसका जो नेचर है ना, इसको डाइजेस्ट कर पाना किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए इतना आसान नहीं है। जो मैंने आपको बताया था वो था बीटा, है ना, लिंकेज के बारे में, यस और नो, एक सिंपल चेंज ऑफ बीटा लिंकेज। और ये जो बीटा लिंकेज की वजह से है ना, इसको डाइजेस्ट कर पाना, इसको हटा पाना बहुत मुश्किल है, इवन फॉर ए सिंगल सेलुलर बैक्टीरिया, अ पैथोजन, उसके लिए भी, क्योंकि उसके पास भी तो वैसा एंजाइम होना चाहिए तो अंदर घुस जाए। तो ये रहा बेटा सेल वॉल के बारे में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो जब भी आप सेल वॉल पढ़ोगे तो सेल वॉल के अंदर की जो लेयर होती है, जो कि एक्चुअली लिविंग लेयर है, सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिविंग लेयर and it contains about 58 to 59% proteins, 40% lipids and 1 to 2% carbohydrate। इतना सारी चीजें इसमें एग्जिस्ट करती है। ठीक है, नाउ अब देखो अगर हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे मॉडल दिए गए हैं, जैसे कि सैंडविच मॉडल दिया था बेटा डैनियल एंड डैवसन ने। ये भाई साहब इन 1935 में इन्होंने क्या बोला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, है ना, दैट इज अ लिपिड लेयर of undefined thickness is sandwiched between the layers of the hydrated globular protein। तो इधर प्रोटीन बीच में लिपिड का लेयर, ये सैंडविच मॉडल उन्होंने बताया। बट इनका ये जो मॉडल है सैंडविच मॉडल, ये क्या है, एक ठीक है, जैसा माइक्रोस्कोप में हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्केल को ऑब्जर्व किया, और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सेल को ऑब्जर्व किया तो हमें एक ऐसा डार्क लेयर बीच में दिखा, दोनों तरफ ऐसे व्हाइट ऐसे दिखाई दिया, तो इसने मॉडल बना दिया, अच्छा ऊपर प्रोटीन नीचे प्रोटीन बीच में लिपिड, दिस इज अ ट्राई लैमिनर मॉडल। ठीक है, इसको सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं। बट ये जो है ये रिजिड है यार, ये नहीं एक्सप्लेन करता कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मॉलिक्यूल जाते कैसे है ना, जो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव, ये कैसे होता है, नो आइडिया। हाँ, है ना, ये काम है। उसके बाद बेटा ये देखो रॉबर्टसन भाई साहब है 1959, ये क्या कहते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अब इनके हिसाब से वैसा ही है फंडा, मतलब बीच में लिपिड बाय लेयर है, ओके, ऊपर है ना आउटर प्रोटीन लेयर है, ओके, अंदर इनर प्रोटीन लेयर है, ओके, ठीक है, बट थिंग इज सेम, वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है, इन्होंने सिर्फ अटैच करा दिया, इन्होंने प्रॉपरली यहाँ पे देखो हाइड्रोफिलिक हेड होता है ना, हाइड्रोफोबिक टेल होता है, ये सब बता दिया। बट द थिंग इज उनका कहना क्या था, उन्होंने कहा कि चाहे आप सेल का मेम्ब्रेन ले लो, चाहे क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन उठाओ, चाहे किसी भी ऑर्गेनल का मेम्ब्रेन उठाओ, सबका मेम्ब्रेन ट्राइलैमिनर ही होता है, मतलब देयर इज अ यूनिटी, द पैटर्न ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन रिमेन्स द सेम फॉर ऑल मेम्ब्रेन्स। चाहे बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन उठा लो, चाहे यूकैरियोटिक सेल का या ऑर्गेनल्स का, किसी का भी, सब में ऐसा ही होता है, ये उसका कहना है ना, दैट इज व्हाट हिज प्रपोजल। Okay, but still he was unable to explain how it is a living, why it is that much flexible, ये नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है। ऐसे कैसे सारी चीजों को जाने आने देता है, ऐसे कैसे डिसीजन ले लेता है, मतलब एक बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है भाई, ये है। इसको क्या किया मैंने, इसको कल्चर मीडियम में डाला, इसको है ना बहुत सारा ग्लूकोज दे दिया, भाई खा ले यार ग्लूकोज। अब ये बैक्टीरिया है ना, सिंगल सेल बैक्टीरिया, इसके ऊपर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लूकोज को ले लिया, बढ़िया आचार्य, बड़ी सही बात है यार, एब्जॉर्ब करता है ग्लूकोज को। हमने क्या किया, हमने इसको लैक्टोज भी दिया, लैक्टोज। नाउ लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड, लैक्टोज इज मेड अप ऑफ द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ओके, लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, इट इज अ डाइसैकेराइड। अच्छा, तो बेटा ये क्या करता है, ग्लूकोज को ही एब्जॉर्ब करता है, लैक्टोज को रिजेक्ट कर देता है, मतलब द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टेकिंग द डिसीजन, ओ माय गॉड, it's taking a decision to not allow the lactose and only allow the glucose। ठीक है, आप भी अड़े हो, आप महान कार्य करता हो, आप बहुत महान साइंटिस्ट हो, आपने क्या किया, अच्छा ग्लूकोज को हटा ही दिया,
कल्चर मीडियम में सिर्फ लैक्टोज डाला, क्या करता है पता है ये बैक्टीरिया? अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या डिसीजन लेता है, नहीं भाई अभी तो लैक्टोज को आने दो, तो ग्लूकोज तो है नहीं, ऐसे मर जाएंगे। Now it will take the decision, brings in the lactose, and then lactose will be broken down into the glucose and galactose. Glucose is utilized, galactose is converted into glucose, and then it is also utilized. Now see, decision किसने लिया रे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने। क्या आपको लिविंगनेस समझ में आता है? क्या सेल वॉल ये कर पाता है? नहीं कर पाता। अब यार ये मॉडल इनके एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे ये सब। यस बराबर है, इनको क्यों नोबेल प्राइज दे रहे हैं यार इन लोगों को, है ना? क्यों दे रहे हैं? Yes, sir. Why they are giving Nobel Prize to these people? अरे सही में यार बहुत जबरदस्त काम है ये, आप इमेजिन करो ना। तो बेटा यहाँ मुद्दा आ रहा है यार फ्लूइड मोजाइक मॉडल का, है ना? तो बाय सिंगर एंड निकोलसन 1972, दिस इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, है ना? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अभी ये देखो यार ये क्या बोल रहा है, ये बहुत अच्छा मॉडल उन्होंने दिया। उन्होंने कहा इसको ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, ऐसा नहीं कि आप फिक्स करा दो रिजिड, है ना, ऊपर प्रोटीन नीचे प्रोटीन बीच में लिपिड, ऐसा नहीं है ये। इसमें है प्रोटीन्स का प्रॉपर अरेंजमेंट। इट्स अ बायोमोलिकुलर लिपिड मेम्ब्रेन एंड इंटरप्टेड बाय द प्रोटीन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स है। कुछ प्रोटीन्स ऊपर ऊपर अटैच्ड है, कुछ अंदर तक घुस गए हैं, ठीक है, इस तरह से। और बीच में एक स्पेस भी बना दी है, अंदर से मॉलिक्यूल जा सकते हैं, टनल प्रोटीन है, यहाँ से अंदर से जा चीजें घुस जाती है, टनल है अंदर, ठीक है। लिपिड बायलेयर है 7 mm थिक, या हम लोग एंगस्ट्रॉन्स में बात कर सकते हैं, है ना। 100 एंगस्ट्रॉन या 75 एंगस्ट्रॉन अप्रोक्सीमेट हम लोग लिखते हैं, 75 to 100 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। सो व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग हियर, यू नो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो 75 to 100 एंगस्ट्रॉन जो लेयर है ना, इट इज अ लिविंग, यू नो, इट्स अ लिविंग। सो क्या है भाई, कैसे लिविंग है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ तो ज्यादा कुछ है नहीं, ये स्पेस है मेरे पास में, आई विल यूज दिस स्पेस, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे ये फ्लास्क लेता हूँ ना, ये यहाँ देखो, इसमें मैंने वाटर डाल दिया बहुत सारा, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत इजी है। अब ये देखो अंदर वाटर है यार, वाटर है, वाटर है। अब हमारे पास में ना क्या होता है, फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड ये ऐसा होता है, और फॉस्फोलिपिड हैज द हेड एंड टेल। द हेड इज हाइड्रो, बोलो, द हेड इज हाइड्रोफिलिक और फोबिक, फिलिक, एंड टेल इज हाइड्रोफोबिक। तो क्या होगा बच्चों, अगर मैंने बहुत सारे ये फैटी एसिड ले लिया, है ना, ये सारे, और फॉस्फोलिपिड्स ले लिया और इसको पोर कर दिया, if I will pour this entirely on this water, what will happen? All they will arrange like this, you know, the heads will be submerged in water, they will toward the water, and all the tails will be away from the water. Yes, है ना? तो ये फ्लूइड है यार, मतलब है ना, ये फ्लूइड है। हमने क्या किया, एक लेयर तो बन गई, क्योंकि देखो ऑयल है यार, लिपिड है, वो तो तैरेगा पानी के ऊपर, है ना। अब हमने क्या किया, और एक लेयर ले ली, जस्ट अनदर लेयर ऑफ दिस फॉस्फोलिपिड और डाल दिया। अब देखो यार ये तो हाइड्रोफोबिक है, ये तो पूरा कवर हो गया। नाउ जब भी बेटा नए मॉलिक्यूल्स आप डालोगे तो दे विल फॉर्म अनदर लेयर, बट the hydrophobic tails will face each other because they are hydrophobic, and the hydrophilic head will be outside. तो ये बन गया बेटा लिपिड बाइलेयर। क्लियर है क्या? तो मैं यही बता रहा हूँ कि लैब में आप ये मेम्ब्रेन बना सकते हो। It's not just like a DNA strand, it's different because it's a mosaic, because it is not rigid, it's flexible। मतलब आप ऐसा करो, लेयर बना दो, एक माचिस की कार्ड है ना, स्टिक लो छोटा सा बेटा, मैच स्टिक, और उसको डाल के देखो अंदर जाता है क्या, पानी में जाएगा, फिर निकालो तो फिर से बन जाएगा। no, it's not like that, there is a bond, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है।
यहाँ पे आपको ये नोटिस करने को मिल रहा है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बन चुका है, तो अब क्या होगा, इसके ऊपर साइड में यहाँ पे प्रोटीन्स है, यहाँ प्रोटीन्स है, यहाँ प्रोटीन्स है, यहाँ प्रोटीन्स है। ये सारे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है जो बाहर बाहर हो सकते हैं, बोथ द साइड्स, ऑन इनर साइड एंड आउटर साइड, दिस टाइप ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, इस तरह से बेटा अरेंज होगा। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि क्या बेटा इस चीज से, मतलब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई पोलर मॉलिक्यूल जा पाएगा क्या? एक पोलर मॉलिक्यूल यहाँ पे बैठा हुआ है और वो अंदर जाना चाहता है, क्या वो जा पाएगा? द आंसर इज नो। अ चार्ज पार्टिकल, a polar molecule cannot pass the lipid bilayer, then how it will pass? So they gave this answer to us. वो बोल रहे हैं कि ना भाई ऐसा नहीं होता, देख ये जो है ना, ये लिपिड है ना, ये लेयर है कि नहीं, हाँ है, ठीक है। अभी क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं, ठीक है, वो फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड घुस जाते हैं, ठीक है, and they will form a tunnel protein. So any polar molecule can pass through this tunnel. So this protein is there, this protein is there, this protein is there, this protein. That means proteins are differentially arranged. They can be peripheral, they can be submerged, they can be passing through from one point to another point. So it's a mosaic, it is not the same जैसे ये लोग बता रहे हैं, ऊपर प्रोटीन होता है, नीचे प्रोटीन होता है, बीच में लिपिड लेयर होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो इवन अब हम लोग थोड़ी बात करते हैं, सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतना फ्लूइड होता है क्या, मैचस्टिक डाल दो तो चला जाएगा? नहीं होता, ये फ्लूइड नहीं है। इसको हम लोग वर्ड यूज करते बेटा क्वासी फ्लूइड, मतलब ये मिल्क जैसा नहीं है, ये दही जैसा है ना। So who will provide the rigidity to the plasma membrane? The answer is very simple. The answer is यहाँ पे बेटा बीच बीच में एक कंपोनेंट जमा हो जाता है जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिजिडिटी बढ़ा देता है, और इस कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं बच्चों कोलेस्टेरॉल। इट्स अ गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, बिना कोलेस्ट्रॉल के हमारा सेल मेम्ब्रेन सरवाइव नहीं कर पाएगा, वो तो कंप्लीटली फ्लूइड हो जाएगा। इसीलिए हमेशा याद रखना। हाँ बोलो सर, पोलर मॉलिक्यूल्स लिपिड बाइलेयर के थ्रू पास क्यों नहीं होते पर टनल के इसलिए बिना? नहीं होगा क्योंकि उसका जो इंटरनल ये चीज है ना, हाइड्रोफोबिक है। हेड पोर्शन इज Okay, हेड sir. क्या है, हेड क्या है बेटा, हेड क्या है, यहाँ देख ना, यहाँ लिखा भी है इसमें, यहाँ देख ये कैसा है, बाहर के साइड देखो तो पोलर हेड है, यहाँ पे पोलर हेड है, और बीच में बेटा नॉन पोलर टेल है। तो ऑब्वियसली पोलर मॉलिक्यूल जाने की कोशिश भी करेगा तो जा नहीं पाएगा। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल ज्यादा मतलब चाहे है ना न्यूट्रल होना चाहिए वो मॉलिक्यूल, तो ही वो पास हो पाता है सिंपल डिफ्यूजन से। चार्ज अगर कोई भी पार्टिकल है, चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव एनी पोलैरिटी है, तो बेटा वो डायरेक्टली पास नहीं हो सकता प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। उसको या तो कैरियर प्रोटीन चाहिए जो कैरी करेंगे, गोल घूम जाएंगे, एक तरफ पकड़ेंगे, रोटेट होंगे, डाल देंगे अंदर दूसरी तरफ, इस तरह से। ऐसे भी होते हैं कैरियर प्रोटीन से या टनल प्रोटीन से, दोनों प्रकार के प्रोटीन्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। मोजाइक का मतलब ही होता है डिफरेंट पैटर्न्स, मोजाइक का मतलब होता है डिफरेंट पैटर्न्स, है ना। सो दैट इज अ मोजाइक, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो मैंने यहाँ पे एक मुद्दा बताया आपको कि कोलेस्ट्रॉल का जब भी प्रेजेंस आप देखोगे, द अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजिडिटी ऑफ द सेल वॉल। मतलब जितना अमाउंट बढ़ेगा ना कोलेस्ट्रॉल का, उतना ज्यादा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिजिड होता चला जाता है, ज्यादा क्वासी फ्लूइड होता है, फ्लूइडिटी उसकी कम होती चली जाएगी। यस एवरीवन, है ना। तो हमारे से बिल्कुल बेटा कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है हम लोगों को। अब आपको ऐड देख कर बोले नो कोलेस्ट्रॉल, जीरो कोलेस्ट्रॉल, ये क्या होता है भाई? जीरो कोलेस्ट्रॉल है ना, हम ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे जीरो कोलेस्ट्रॉल पे, है ना। तो मुद्दा आपको क्लियर समझ में आना चाहिए।
अब जब देखो बहुत कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो हमारे आर्टरीज जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, फिर बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी आर्टरीज की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी कम है। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बहुत जमा हो गया भाई, और क्या, तो ब्लड ही नहीं फ्लो हो पा रहा है। सो देयर है ना, वो माइन्यूट लेवल पे रीजन होता है उसका, मॉलिक्यूलर लेवल पे। ठीक है, हाँ कुछ पूछना चाहते हो वेदांत? पूछो, ऐसे ही रह गए हाथ। आयुष्मान बाबा। सर कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज कौन करता क्या? कोलेस्ट्रॉल है? इंक्रीज कैसे होता है? इंक्रीज कैसे होता है? ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड बाय द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड सिंथेसिस इज डन बाय द, अभी तो बताया था मैंने, लिपिड ही ये तो है ना कोलेस्ट्रॉल। यस, हाँ अदिति पूछो। सर कोलेस्ट्रॉल भी तो दो टाइप के होते हैं ना, एक गुड वन और एक बैड वन, तो फिर ये कौन सा, ये जो कोलेस्ट्रॉल का है वो कौन सा था? देखो यहाँ पे हमें एक तो चीज समझनी है कि हमारे बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म्स है उसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो देखो गुड बैड ऐसा कुछ होता नहीं है। देयर इज अ थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है। ठीक है, हाउ आवर मेटाबॉलिज्म इज। इफ आवर मेटाबॉलिज्म, कुछ लोगों को तो भिंडी की सब्जी भी नहीं पचती यार मतलब उसकी भी एलर्जी हो जाती है। हैव यू सीन एनी एग्जांपल जिसको बिल्कुल सादी सब्सटेंस खाने पे भी उसको ऐसा अजीब सा लगता है? ठीक है, सो मतलब ये है कि हाउ यू आर, मतलब देखो हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे कि पेनिसिलिन का जो इंजेक्शन है एंटीबायोटिक, जब उसकी डिस्कवरी क्या हुई, बाप रे, बहुत सारे जो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसको बहुत सारे जो सोल्जर्स होते हैं उनको बड़ा बेनिफिट हुआ, वो बच गए, फिर नोबेल प्राइज मिला, ये वो। बट आपको ये पता होना चाहिए कि यार उसी पेनिसिलिन ने बहुत सारे सोल्जर्स को किल भी किया, क्योंकि पेनिसिलिन क्रिएट्स एलर्जिक शॉक in persons which do not have that tolerance to that simple component. So है ना, तो ये बिल्कुल हम लोग पॉइंट से भटक रहे हैं, मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, तो सर ये एपेटाइट पे डिपेंड करता है ना सबकी, मतलब सबका अलग अलग होता है ना सबका एपेटाइट। एपेटाइट, ये वर्ड थोड़ा बेटा, मैं बहुत सिंपल एक शब्द बोल रहा हूँ बेटा, मेटाबॉलिज्म, यू नो, मेटाबॉलिज्म, यू नो, मेटाबॉलिज्म एक बहुत बढ़िया वर्ड है, वो सारी चीजों को ग्रैब कर लेगा, है ना। आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो कैसा है, इसके ऊपर सब चीजें डिपेंड करती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म यहाँ से शुरू होता है, जहाँ जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, मोलिकुलर लेवल पे, जो बायोमोलिक्यूल्स के लेवल पे चलता है, एंजाइमेटिक लेवल पे चलता है, वहां से शुरू होता है। ठीक है, यस सर। ओके, हाँ वेदांत कुछ पूछना चाहते हो? कुछ नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ स्टेटमेंट बोला है कि द अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल is actually directly proportional to the quasi-fluid nature of the plasma membrane. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बहुत सारे अलग अलग फंक्शन कर सकता है। ठीक है, क्या फंक्शंस कर सकता है देखो, the cell membrane causes compartmentalization as they separate the cells from their external environment and organelles coverings. तो देखो यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के ऊपर भी है, और यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है बच्चों ऑन द ऑर्गेनल्स। तो जब भी हम लोग किसी भी सेल को देखते हैं उसके अंदर बहुत छोटे छोटे रूम्स बनाए गए हैं। कोलेस्ट्रॉल एक डिफरेंट रूम है, माइटोकॉन्ड्रिया एक अलग रूम है, न्यूक्लियस एक अलग रूम है, लाइसोसोम एक, सो दे आर वेरी स्मॉल स्मॉल रूम्स एंड एवरी रूम हैव अ पर्टिकुलर फंक्शन। मैं एक रूम को, है ना, डाइनिंग बोलता हूँ, एक को मैं लिविंग बोलता हूँ, एक को मैं किचन कहता हूँ, एक को मैंने पावर हाउस बोल दिया जहाँ पावर ग्रिड रखा हुआ है। तो इस तरह से दिस सेल हैव अ पर्टिकुलर डिजाइन एंड एवरी रूम हैज अ पर्टिकुलर फंक्शन टू डू। ठीक है, तो ये रूम बना कैसे? बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने ये फोल्डिंग कर करके प्रॉपर ऑर्गेनल्स बनाए हैं, प्रॉपर रूम्स बनाए हैं जो कि हर फंक्शन को अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, तो कंपार्टमेंटलाइजेशन, कंपार्टमेंट्स बनाए गए हैं ड्यू टू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, इनफोल्डिंग्स, एक्सटेंशंस। ठीक है,
So they also allow the cell organelles to maintain their identity. Obviously उससे cell organelles की identity रहती है. Internal environment and functional individuality. हर एक ऑर्गेनल की अपना अपना वे है, अपना प्रोटीन कंटेंट है, अपना उसका प्लाज्मा है, सब कुछ बेटा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बरकरार रखता है ना. हर सेल की इंडिविजुअलिटी जो है, पहचान जो है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करता है. ठीक है. डू यू डोंट थिंक दैट कि देखो मेरे पास एक आरबीसी है, अब ये आरबीसी को मैंने क्या किया, एंटीबॉडी बी के साथ में ट्रीट करा दिया. ठीक है. और बेटा ये क्लम्पिंग दिखा रहा है, तो मुझे पता चला कि यार इसके ऊपर तो एंटीजीन बी है. तो मैंने बोला कि हाँ ये आरबीसी जिस इंसान का है उसका ब्लड ग्रुप बी है. क्यों? क्योंकि इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर है ना एंटीजीन बी नाम का प्रोटीन है. यस और नो. तो बेटा देखो आइडेंटिटी कैसे बनी उसके, ड्यू टू इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव द बी एंटीजीन, सो the B antigen gives the identity, okay this person is of the B blood group. तो है, बट ये एक सिंगल इंडिविजुअल सेल की आइडेंटिटी बेटा यहाँ पे हमें देखने को मिलती है. मैं इसको और ब्रॉड सेंस में लेके चलता हूँ. ब्रॉड सेंस में ऐसा होता है कि जैसे okay, compartmentalization is very simple, just like we have rooms, different rooms in our house. Every room have a different function. That's it. So when we say that, जब भी एक सेल को हम लोग पढ़ते हैं तो एंटायर सेल में यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, यहाँ क्लोरोप्लास्ट बन गया, ये न्यूक्लियस है, ये लाइसोसोम है, ये गोल्गी है. तो ये कैसे बने? बाय सपोज इसका एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका प्लाज्मा, हर एक ने अपना अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना के अंदर बेटा चीजें जमा कर लिए. तो एवरीथिंग ये कंपार्टमेंट्स बने ना हर एक फंक्शन करने के लिए. अब यहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, यहाँ रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि वो ऑर्गेनल्स अलग है ना. यहाँ पे इंडिविजुअलिटी आती है, अलग अलग कंपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मैंने ये कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है किसी भी सेल के लिए उसकी आइडेंटिटी होती है, उसके ऊपर जो भी प्रोटीन्स होते हैं. मतलब अगर सपोज HIV वायरस अगर आया है, द एंट्री ऑफ द HIV वायरस, व्हाट विल हैपन, द HIV वायरस ओनली विल इंपैक्ट योर T lymphocytes. ऐसे नहीं कि स्किन के सेल में जाके घुस जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. Why only T lymphocyte? क्योंकि T lymphocyte जो सेल है उनके ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं CD4 रिसेप्टर्स. ठीक है. ये CD4 रिसेप्टर जो है बच्चों, ये है ना, इसको ही वो HIV वायरस पहचानता है और बिल्कुल जाकर के अटैच हो जा रही है, अपना ही सेल ले लो, इसमें अपने को मल्टीप्लाई होने का है. बाकी किसी सेल में वो इन्फेक्शन नहीं करेगा. सेम वे इवन कोरोना वायरस के बारे में अगर आप स्टडी करोगे तो आपको ऐसा ही होगा. लंग्स में जो सेल्स है उनमें बराबर जाकर के बेटा उसके जो रिसेप्टर्स है उसको पहचान करके उसी में एंट्री मारता है. दैट इज द सिंपल थिंग, है ना. तो हर एक सेल की अपनी अपनी आइडेंटिटी है बच्चों, नोटिस करो ये सब चीजों को. ठीक है. तो यहाँ पे एक्चुअल साइंस है. नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इंजुरी. ऑब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को है ना सेल को इंजुरी से बचा सकता है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल भी है. ठीक है. और थोड़ा रिजिड भी है, क्वासी फ्लूइड है, ऐसा नहीं कि एकदम फ्लेक्सिबल है. द मेम्ब्रेन अलाउज द फ्लो ऑफ मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनल्स ऑफ द सेम सेल एज वेल एज बिटवीन वन सेल एंड अनदर. तो देखो एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल में इंफॉर्मेशन जा सकती है, मटेरियल जा सकता है, और तो और एक सेल से दूसरे सेल में भी बेटा मटेरियल जा सकती है, इंफॉर्मेशन सेंड किया जा सकता है, क्योंकि सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. एवरी सेल टॉक विथ अनदर सेल, देयर इज अ सेलुलर कम्युनिकेशन, और इस कम्युनिकेशन इज ओनली टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल्स के कम्युनिकेशन का सबसे बढ़िया जरिया है, आपको समझना है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं. क्या आपको पता भी है, मैंने एक टर्म लिख के बताया था आपको लास्ट में, ये था बेटा GLUT4. कैन यू रिमेम्बर दिस? GLUT4. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Transportation of glucose. बिल्कुल बराबर है. तो बेटा जब भी ग्लूकोज आएगा तो ग्लूकोज तो उसी प्रोटीन उसी सेल में जाएगा, उसी सेल के थ्रू जाएगा जहां पे GLUT4 रिसेप्टर्स प्रेजेंट है. और जैसे ही GLUT4 रिसेप्टर्स ग्लूकोज के साथ कंबाइन होंगे, the glucose will enter. That's the simple thing I am telling you. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ. सो एज अ प्लाज्मोडेस्माटा, देखो अभी देखो
अभी प्लांट सेल में जैसे कि सेल वॉल के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा होता है, वैसे ही एनिमल सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में गैप जंक्शंस होते हैं। ठीक है, द बायो मेम्ब्रेन प्रोवाइड ऑर्गेनिक कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, जिनको हम लोग गैप जंक्शंस बोलते हैं, टाइट जंक्शंस बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे कनेक्शन जो है वो एक सेल दूसरे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ करता है, जिससे वो इंटरेक्ट कर सके चीजों को, है ना, थ्रू एंड फ्रो जो है बेटा वो सेंड कर सके। दैट इज व्हाट द पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट, यस, है ना। सो नाउ द नेक्स्ट इज द न्यूक्लियस। देखो इसमें बहुत कुछ बताने लायक होता है यार, मतलब मैं भी बता रहा हूँ तो मुझे लगता है अरे मैंने कुछ बताया ही नहीं, तो है ना, ऐसा है, बट it's just we are taking some glimpses, you know, required. Nucleus और carrion जिसको हम लोग बोलते हैं, was first discovered by the Robert Brown in 1831 in the cells of the orchid roots. तो ऑर्किड जो रूट्स होते हैं उनमें उसमें सबसे पहले भाई रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। ठीक है, ऑर्किड प्लांट्स, इट इज डार्कली स्टेन्ड, spherical and the largest cell organelle whose composition is as follows. अब क्या क्या होता है भाई न्यूक्लियस में, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 9 to 12% डीएनए है, 15% हिस्टोन है, बेसिक प्रोटीन, 15% एंजाइम्स है, 5% आरएनए है, 3% लिपिड। सो ये सब आपको याद भी नहीं रहेगा, जरूरत भी नहीं है। ठीक है, मुद्दा ये है बस इतना याद रखो कि डीएनए इज एसिडिक एंड हिस्टोन इज बेसिक, है ना, ये हमें याद रखना है। Why? Because you know डीएनए के साथ में हिस्टोन अटैच होता है ताकि वो डीएनए को होल्ड करे, डीएनए को प्रॉपर बेटा स्ट्रक्चर दे, क्योंकि इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ना, डीएनए इज अ थ्रेड लाइक फाइन स्ट्रक्चर। सो डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन अटैच होते हैं। नाउ अंडरस्टैंड, डीएनए इज एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए इज एसिड एंड द बेसिक प्रोटीन मतलब हिस्टोन बेसिक। अगर आपको याद हो तो मैंने अमीनो एसिड्स पढ़ाते समय कुछ नाम बताए थे जो बेसिक अमीनो एसिड के थे, और तब मैंने बोला भी था जैसे कि आर्जिनिन के बारे में, ये जो बेसिक अमीनो एसिड्स है दे आर प्रेजेंट इन द हिस्टोन, हिस्टोन बेसिक है। ठीक है, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सो न्यूक्लियस हैज एन आउटर डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के ऊपर दो दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसमें छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स, अ ट्रांसपेरेंट ग्रैंडुलर मैट्रिक्स आल्सो इनसाइड देयर, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ कहते हैं। कैरियन मतलब न्यूक्लियस, उसके अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन्स एंड अ डायरेक्टली स्टेनेबल स्फेरिकल बॉडी न्यूक्लियोलस, ये सब कुछ प्रेजेंट होता है। तो बेटा जो भी मैंने बोला ना, हो सकता है थोड़ा बहुत आपके सर के ऊपर से गया हो, मे बी, या तो आपको पता भी हो, बट जो मैं आपको पॉइंट यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, प्लाज्मा में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, इफ आई विल ड्रॉ दिस वन, सी ये सेल है, अभी सेल के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। नाउ देखो मुद्दा यहाँ पे है बच्चों की, ये जो चीज है ना, ये गैप क्यों रखी है, तो ये है बेटा न्यूक्लियर पोर। अंदर डीएनए है, डीएनए क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है, अब होता क्या है, अब ये डीएनए बना लेता है बच्चा कोई भी आरएनए, एमआरएनए बनाता है, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, एमआरएनए मतलब डीएनए में जो भी इंफॉर्मेशन है उसका मैसेज बनाएगा और ये मैसेज लेके बाहर आएगा, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, अंदर एक स्पॉट भी है, डार्क स्पॉट, इसको मैंने क्या कहा, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस बनाता है आरएनए, राइबोसोम्स, तो राइबोसोम भी बाहर आ जाएंगे। कहां से आएंगे भाई सर, न्यूक्लियर पोर से आएंगे, और क्या, सिंपल है ना, है ना। अब क्या होगा, ये जो राइबोसोम्स है ये एमआरएनए के ऊपर अटैच हो जाएंगे और इसको पढ़ के रीड करके, मैसेज को पढ़ करके बेटा प्रोटीन्स बनाएंगे, दे विल फॉर्म द प्रोटीन्स। तो प्रोटीन का सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में है ना, विद द हेल्प ऑफ द राइबोसोम होगा। साइटोप्लाज्म में मतलब आरईआर में होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो विल टॉक अबाउट दैट।
बट प्रोटीन का सिंथेसिस साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में हो रहा है, ठीक है। बट जो इंफॉर्मेशन आ रही है इस प्रोटीन को बनाने की, वो आ रही है अंदर से, उसका ब्लूप्रिंट न्यूक्लियस के अंदर है। तो डीएनए फर्स्ट जो है ना, डीएनए क्या करता है, देखो ये है डीएनए। डीएनए से बनता है बेटा एमआरएनए, और एमआरएनए से कॉपी करके बनता है प्रोटीन, ठीक है। ये एक नेचुरल फ्लो है। तो डीएनए बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, वो तो बाहर नहीं आएगा, उससे छोटे छोटे मैसेज पॉकेट बनाए जाएंगे एमआरएनए के, जिसको बोले मैसेंजर आरएनए के फॉर्मेट में। और यही मैसेंजर आरएनए बाहर आता है, राइबोसोम उसको रीड करते हैं, और राइबोसोम रीड करके उससे प्रोटीन बनवा लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द यूज ऑफ द व्हाट वी कैन से द न्यूक्लियर पोर, ठीक है। बट न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इट्स अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, remember this, it's a double membrane structure, okay। now देखो न्यूक्लियस के अंदर हम लोग कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो कंपोनेंट है, जो मॉलिक्यूल है, उसको हम लोग कहते हैं बच्चों क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड एज द क्रोमोसोम। नाउ दे आर रॉड शेप्ड एंड थ्रेड लाइक। कैसे होते हैं वो? रॉड शेप्ड एंड थ्रेड लाइक कंडेंस्ड क्रोमैटिन फाइबर which appear during karyokinesis। देखो मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बता देता हूँ, दो वर्ड आपके दिमाग में होने चाहिए। वन इज दी, I will write here, one is the chromatin fiber, another one is the chromosome, ठीक है। ये वाइस वर्सा चेंज होते रहते हैं। मतलब आपके हाथ में बेटा अगर एक बहुत लंबा सा थ्रेड है, बहुत लंबा सा थ्रेड, अब वो थ्रेड को आपने फोल्ड करना शुरू किया, फोल्ड 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 करके करके आपने उसका छोटा सा बेटा उसका बंडल बना दिया। सो यही चीज यहाँ पे होती है। क्रोमैटिन फाइबर मतलब डीएनए का ऐसा थ्रेड है, ठीक है, जो बीडेड अपीयर होता है। बीडेड अपीयर होता है मतलब ये डीएनए है और इसके ऊपर बीच बीच में हिस्टोन प्रोटीन लगे होते हैं इस तरह से, तो इट अपीयर्स बीडेड, so that is what the beaded chromatin fiber, beaded string like structure। So this beaded string chromatin fiber, जब भी सेल को डिवीजन करना हो कैरियोकाइनेसिस, तो क्योंकि डिवीजन करते समय यार ये सारे इतने सारे डीएनए एक दूसरे से एंटेंगल हो जाएंगे, क्रोमैटिन फाइबर टूट जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, पहले अपने आप को सुलझा लेते हैं और सुलझा करके अपने अलग अलग बंडल बना लेते हैं, ठीक है। और ये सारे बंडल जो होते हैं, जो कंडेंस्ड क्रोमैटिन फाइबर है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। नाउ तो क्रोमोसोम जब भी आप देखोगे तो ये क्या चीज है भाई, इट्स एन कंडेंस्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमैटिन फाइबर। तो ये थ्रेड बन बन के बनता क्या है, तो एक बड़ा ही जाड़ा थ्रेड बनता है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोनेमा। इट्स अ कॉइल्ड क्रोमैटिन। क्रोमोनेमा क्या है बेटा? कॉइल्ड क्रोमैटिन। जो क्रोमैटिन है ना उसका कॉइलिंग है, कंटेनिंग सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए डुप्लेक्स, डबल हेलिक्स, ठीक है, जिसमें हिस्टोन भी है, सब कुछ है। तो ये कॉइल हो करके बड़ा जाड़ा सा बेटा एक धागा बना लेता है, थ्रेड। अब यही थ्रेड जो है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ अरेंज होता चला जाता है, जिससे बन जाता है क्रोमोसोम, ठीक है। देखो जब भी आप क्रोमोसोम को देखोगे तो इसको होता है, ये एंड जो है, किसी भी क्रोमोसोम को दो एंड होते हैं, वन एंड टू एंड। तो दोनों एंड्स को हम लोग टेलोमियर कहते हैं। बोथ द एंड्स आर कॉल्ड एज अ टेलोमियर। टेलोमियर एक्ट एज अ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रिवेंट्स ब्रेकेज ऑफ द डीएनए and sticking of the chromosomal ends and attached to the nuclear envelope। देखो मजेदार बात, देखो आपके सेल में 23 क्रोमोसोम है, बट ऐसा क्यों नहीं होता कि एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से चिपक जाए, ठीक है, और हो जाए, है ना, 22 ही बच जाए। तो ऐसा इसीलिए नहीं होता क्योंकि टेलोमियर में जो है ना कंपोनेंट होते हैं वो नॉन स्टिकी बनाते हैं टेलोमियर को, इसीलिए कोई भी दो क्रोमोसोम एक दूसरे से कभी चिपकते नहीं है, एंड टू एंड, नेवर। ये बात को समझो। तो क्वेश्चन अगर आ भी जाए आपको कि कौन अवॉइड करेगा दोनों क्रोमोसोम को एक दूसरे से चिपकने के लिए, कौन अवॉइड करेगा, तो आंसर आएगा टेलोमियर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। 23 पेयर है ना, मतलब 23 क्या है, 23 इज हैप्लॉइड, है ना, 23 हैप्लॉइड सेट है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसलिए मैं हमेशा 23 के बारे में बोलता हूँ, दूसरा भी तो उसका पेयर है यार, उसके जैसा ही है ना। मैंने अगर बोला
मेरे पास 2 गुलाब जामुन, दोनों की टेस्ट अलग अलग है क्या? एक ही जैसी है यार। तो मुद्दा है, मैं एक ही गुलाब जामुन के बारे में डिस्क्रिप्शन देता हूँ। सो मुद्दा है यहाँ पे देखो, टेलोमियर ऊपर भी है नीचे भी है, दैट इज व्हाट द सिंपलेस्ट थिंग। सो वन एनी क्रोमोसोम हैव अ 2 टेलोमियर, बराबर है कोई भी क्रोमोसोम को। बट कभी कभी क्या होता है, जब ये कॉइलिंग करता है तो कॉइलिंग करते करते यहाँ पे बेटा बीच में एक कॉन्स्ट्रिक्शन आता है। मतलब ज्यादा करके आप लोग क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर देखोगे तो बीच में ऐसा कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। बीच में हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, पोजीशन वेरी कर सकती है। इसको एक्चुअली हम लोग बोलते हैं बेटा सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। तो क्रोमोनेमा, नेमा मतलब थ्रेड होता है, धागा, है ना, धागा धागा। तो ये जो है नेमा नेमा आपको देखने को मिलेगा। ये जो कॉइल हो रहा है तो बीच में ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन, दबाव बनता है। इसको हम लोग प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये हर एक क्रोमोसोम में पाया जाएगा। दिस इज फाउंड इन ऑल द क्रोमोसोम्स, सो इट्स अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, इसको ही हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। तो ये सेंट्रल कॉन्स्ट्रिक्शन रीजन है। हमेशा ये सेंट्रल होता नहीं, यहाँ पे रॉन्ग है, बट इट इज अ प्राइमरी मेन इंपॉर्टेंट, containing specific DNA sequence to which a disc of protein called as a kinetochore is bounded spindle fiber। तो जब भी आप डिवीजन के बारे में पढ़ोगे, सेल डिवीजन, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। यहाँ पे क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर वाला पोर्शन है, यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स अटैच होते हैं। इन प्रोटीन्स को हम लोग काइनेटोकोर कहते हैं, काइनेटोकोर। ठीक है, और इन काइनेटोकोर्स को बेटा खींचने वाले धागे जो है स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं दोनों साइड से। तो ये जो धागे अटैच होते हैं जहां से, जिसको डीएनए को खींचा जाता है टुवर्ड्स वन पोल और अनदर पोल, ठीक है, व्हेनेवर द सेल डिवीजन ऑकर्स। तो बेटा काइनेटोकोर इज द पॉइंट वेयर द स्पिंडल अटैच टू द सेंट्रोमियर, दैट इज व्हाट द पॉइंट। मतलब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको सीधा दिमाग में रखना है सिंपल पॉइंट कि स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को कहां अटैच होता है, सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर? द आंसर इज काइनेटोकोर। समझ रहे हो, है ना? हाँ, काइनेटोकोर सेंट्रोमियर के ऊपर होते हैं, दैट इज द डिफरेंट पॉइंट, बट द आंसर इज अ काइनेटोकोर। इट्स अ प्रोटीन शीट, एक प्रोटीन कोटिंग है यार सेंट्रोमियर के ऊपर, जिसके है ना, जिसको स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। हम लोग जैसे सेल डिवीजन के बारे में देखेंगे, ठीक है, तो मैं ये बातें बोलूंगा आपसे फिर से। ठीक है, सेल डिवीजन के वक्त ऐसा होगा। नेक्स्ट, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस भी देखने को मिलते हैं। 1 या 2 सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस बेटा हो सकते हैं। अभी देखिए इसमें क्या होता है, कुछ कुछ होते हैं जो न्यूक्लियोलस बनाने में पार्ट लेते हैं, है ना। जैसे हमारा जो डीएनए है, जैसे कि क्रोमोसोम है 13वां नंबर का, 14, 15, 21 और 22, इतने क्रोमोसोम है, और वाई क्रोमोसोम है इन ह्यूमंस। इनमें बेटा आपको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन देखने को मिलता है। ठीक है, एक्चुअली यही वाला रीजन आगे चल करके, ये जो पार्ट है ना, ये वाला किधर गया भाई, ये जो मैं लिखा हूं ना न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस बनाने वाला जो रीजन है ना, डीएनए में, हर डीएनए का देखो, ये डीएनए आ गया, इसका एक न्यूक्लियर बना, तो वो इधर ही जमा हो जाएगा। तो डीएनए का वो पार्ट जो न्यूक्लियोलस बनाता है, उसी को बेटा हम लोग न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन बोलते हैं, दैट इज व्हाट द न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द सिंपलेस्ट थिंग। तो ये है, यहाँ पे न्यूक्लियोलस डायरेक्ट दिखा दिया है, तो ऐसा कुछ क्रोमोसोम के साथ में होता नहीं है। ठीक है, सो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर होता है। बट नोटिस करो कि जहां पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, उसके बाद में जो छोटा सा पोर्शन दिखता है आपको डीएनए का एंड पे, उसे हम लोग कहते हैं सैटेलाइट। तो जिस डीएनए को सैटेलाइट होता है उसे हम लोग कहते हैं, सॉरी क्रोमोसोम को, उसे हम लोग कहते हैं सेट क्रोमोसोम। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं सेट क्रोमोसोम, मतलब इट हैज अ सैटेलाइट पोर्शन। ये पार्ट है शॉर्ट पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, does not contain thymine in their nucleic acid. So chromosome containing satellite are called as a sat chromosome. तो इसमें एक अलग प्रकार का बेटा अमीनो एसिड देखने को मिलता है, सैलिक, है ना, सैलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड विदाउट थायमिन। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट, SAT। ठीक है, T दैट इज विदाउट थायमिन। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा क्रोमोसोम वाला जो सेगमेंट अगर देखे तो देखो, आपको आपके लेवल पे सिंपल चीज बेटा,
What is a SAT chromosome? The answer is the chromosome having satellite. Where is the satellite present? जहां पे secondary constriction होगा, number 1 है ना, उसके बाजू में जो थोड़ा सा भी पोर्शन बचता है जो कलर नहीं होगा, इसको कलर नहीं लेता। जब क्रोमोसोम को आप डाई से कलर करोगे ना तो सैटेलाइट रिमेन कलरलेस। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डीएनए होते हैं, जैसे नंबर्स भी यहाँ पे दिए है बेटा, तो सैट क्रोमोसोम उसे कहते हैं। तो सारे ही क्रोमोसोम सैट क्रोमोसोम नहीं होते। आखिरी बेटा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। लोकेशन इज कांस्टेंट फॉर द पर्टिकुलर क्रोमोसोम फाउंड ऑन द लॉन्ग आर्म्स 1, 10, ये यहाँ पे है। तो कभी कभी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में, हाँ यहाँ देखो, यहाँ पे ही टेलोमियर है आपका, एंड इज अ टेलोमियर। सैटेलाइट इज ऑलवेज प्रेजेंट एट वन साइड ऑफ योर टेलोमियर। ठीक है, करेक्ट है। तो जिस साइड में सैटेलाइट प्रेजेंट है उसको आप सैटेलाइट एंड बोलते हो। अब देखो यार, बहुत सारे क्रोमोसोम में होता ही नहीं ना सैटेलाइट, तो उसमें डेफिनेटली टेलोमियर होते हैं 2। यस और नो? मैंने कहा ना, सभी क्रोमोसोम में सैटेलाइट नहीं होता, सैट क्रोमोसोम नहीं होता है। ठीक है, तो ये रहा बेटा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जिसमें सारी चीजें होती है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का वैसा कुछ एक प्रॉपर यूज है नहीं, बट सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एक प्रॉपर लोकेशन होती है जहां से हम लोग जीन्स की पोजीशन को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार के क्रोमोसोम है? डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर एंड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, 2 प्रकार हो सकते हैं। बोलो दर्श। सर वहाँ पे सैट क्रोमोसोम्स में लिखा था कि वो पार्ट में थाइमिन नहीं होता, तो मतलब एडेनाइन भी नहीं होता होगा ना वहाँ पे, सिर्फ साइटोसिन और ग्वानिन होगा ना? नहीं नहीं, मैंने बोला ना वहां पे दूसरी चीज होती है, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, SA, तो वो थाइमिन नहीं एडेनाइन है। के साथ बाइंड होता हाँ, तो उसमें क्या है कि यहाँ जो एंड होते हैं ना वो सैटेलाइट वगैरह में, यहाँ पे रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। है। अच्छा, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मतलब मैं उसमें घुस जाऊंगा तो, ठीक है ना, इट्स विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड। अभी तो देखो मैं बोला ना, मैंने अगर ये पूरा कर लिया अभी धीरे धीरे, तो मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे जाऊंगा। जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे मैं पहुंचूंगा तो ये सब बातें मैं बोलूंगा भी। ठीक है, क्योंकि तब उतना मेरे पास बेस भी रहेगा ना कि हाँ मैंने ये बोला है, तुम लोगों को देखो इसका भी ये एक्सप्लेनेशन है। समझ रहे हैं ना? हाँ सर। हाँ, अगर मैं ये बोलना अभी शुरू करूँ तो इट विल बी मोर, क्या बोले वो, सर के ऊपर से जाएगा, है ना, डायरेक्ट नोबेल प्राइज ही मिलेगा तुमको, बेल ही नहीं मिलेगी, डायरेक्ट नोबेल। जो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम क्या है यार, नाम नॉर्मल है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। जैसे मैं आपको बता दूं, ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं यार, यहाँ पे देखो नॉर्मल है। देखो ये मैंने क्रोमोसोम बना लिया, इसके बिल्कुल सेंटर में सेंट्रोमियर है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा होता है, देखो ये क्रोमोसोम मैंने बना लिया, ये थोड़ा लेंदी कर दिया, ये थोड़ा सा सेंटर से हटके है। तीसरा बना लेते हैं, ये बहुत ही ज्यादा, मतलब ये ऊपर वाला आर्म बहुत ही लंबा है और ये छोटा सा है। और एक बना लेते हैं, ये पूरा बना लिया और यहाँ पे सेंट्रोमियर है। तो देखो सेंट्रोमियर की पोजीशन आप देख सकते हो, एट द सेंटर, है ना, थोड़ा सा हटके टू द सेंटर, थोड़ा सा, है ना, नियर टू द एनी आर्म, एक बहुत ही लंबा आर्म है, एक छोटा आर्म है, एंड एट द टेलोमियर, एकदम टेलोमियर पोजीशन पे सेंट्रोमियर है। सो ये हो सकता है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं टेलोसेंट्रिक के बारे में। क्या होगा रे? टर्मिनली प्लेस, तो ये है आपका टेलोसेंट्रिक, बराबर ना, टर्मिनली प्लेस्ड सेंट्रोमियर, जो बहुत रेयर होता है। दूसरा है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक मतलब बिल्कुल मेडिकली प्लेस सेंट्रोमियर, तो ये है आपका मेटासेंट्रिक। अब ये दो हो गए, दो एंड, वन इज मेटासेंट्रिक, वन इज अ टेलोसेंट्रिक। अब बीच में बचे दो। ठीक है, देखो सब मेटासेंट्रिक मतलब ये है सब मेटासेंट्रिक, क्योंकि वो थोड़ा सा बाजू में है, साइड ऑफ दिस सेंटर। ठीक है, एंड एक्रोसेंट्रिक मतलब किसी एक साइड में बेटा वो ना सब टर्मिनल पोजीशन पे पहुंच चुका है, सो दैट बिकम्स द एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, सो नॉर्मल है यार, बहुत ही सिंपल है। नाउ
जब एनाफेज होगा, एनाफेज में अगर ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम ऐसे फोल्ड हो जाए तो ये वी शेप बना लेता है, ठीक है, क्योंकि ये एक तरफ पोल की तरफ में सेल डिवीजन के वक्त में, जब सब मेटासेंट्रिक बेटा फोल्ड हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग एल शेप। जब एक्रोसेंट्रिक हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं जे शेप, और इसको बोलते हैं बेटा आई शेप, जबरदस्ती में इसको आई शेप बोलते हैं, ठीक है। सो while the cell division, the shapes of the chromosome can be observed in anaphase. So metacentric will appear V shape, telocentric will appear I shape, acrocentric will appear J shape, and submetacentric will appear L shape. Yes, clear है बेटा, है ना। अब आते हैं इधर इस साइड में। सर क्या सेंट्रोमियर हमेशा होना जरूरी है? आंसर है नहीं। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर देयर इज अ फर्स्ट असेंट्रिक, मतलब नो सेंट्रोमियर, है ना, डज नॉट टेक पार्ट इन सेल डिवीजन। ऐसा क्रोमोसोम जो कि सेल डिवीजन में पार्ट ही नहीं लेता, असेंट्रिक। दूसरा मोनोसेंट्रिक, जो अभी हमने पढ़े सारे मोनोसेंट्रिक थे जिनमें सिंगल सेंट्रोमियर है, ये कॉमन है। पॉलीसेंट्रिक, मैनी सेंट्रोमियर्स ऑकर डिफ्यूज अलोंग द एंटायर लेंथ, तो हो सकता है मोर देन 2 सेंट्रोमियर हमें देखने को मिले, मोर देन 2। या तो होता है बेटा डाइसेंट्रिक, 2 सेंट्रोमियर्स अपीयर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रांसलोकेशन। कभी कभी बेटा 2 डीएनए जो है वो एक्सचेंज कर लेते सेगमेंट को, ऐसा कर लेते कि एक तरफ ही दोनों सेंट्रोमियर चले जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये बहुत ही मुश्किल है आपको क्वेश्चन आना, इसी के बारे में पूछते हैं और इसके बारे में ये सब पूछते हैं जो मैंने अभी इधर साइड में बताया है, जो आपके लेवल पे है, पक्का। So besides chromosomes can also be categorized on the basis of their specific properties। अब ये बड़ा ही important है, मतलब अगर आप क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ रहे हो तो क्रोमोसोम्स देखो कंडेंस्ड यार क्रोमैटिन है, मतलब डीएनए, एक सिंगल क्रोमोसोम मतलब एक डीएनए, ये बात को समझो। तो बहुत अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम आपको दुनिया में मतलब सेल्स में देखने को मिलते हैं। बी क्रोमोसोम, एस एंड ई, पॉलीटीन, लैम्ब्रश, लिमिटेड, ठीक है, या माइन्यूट और मेगा। तो देखो आपको क्वेश्चन आ सकते हैं बस इनके बारे में, ये वाले 2 है 1 और 2, इनको हम लोग बोलते हैं जायंट क्रोमोसोम, वो बहुत बड़े, these are very huge, they can be seen by the naked eyes। yes, ये जायंट क्रोमोसोम है दोनों ही। ये सोमैटिक क्रोमोसोम्स है, मतलब जो भी सोमैटिक सेल्स में विजिबल होते हैं ड्यूरिंग इंटरफेज में, possess darkly stained bands and lightly stained interbands। इसको पहले ऑब्जर्व किया था बेटा बाल्बियानी in 1881 in the salivary gland of the Chironomus larvae। तो देखो ये लार्वी होते हैं ना, वो वोरेशियस फीडर होते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो, है ना। लार्वी वोरेशियस फीडर होते हैं, वो बहुत खाना खाते हैं, बहुत सारे लीव्स को खा जाते हैं बहुत जल्दी, है ना। तो जब भी देखो उनको खाना है तो उसके सलाइवरी ग्लैंड है ना, उनमें से बहुत ज्यादा एंजाइम निकलना चाहिए। अब देखो यार इसके सेल में एक ही क्रोमोसोम है, छोटा सा क्रोमोसोम है, तो वो कितना प्रोटीन बनाएगा? बहुत कम बनाएगा, क्योंकि एंजाइम्स तो प्रोटीन होते हैं। पॉइंट को समझो, बहुत ज्यादा बड़ा क्रोमोसोम, बहुत ज्यादा प्रोटीन बनेगा, मतलब ही बहुत ज्यादा एंजाइम बनेगा। तो बहुत ज्यादा एंजाइम बनेगा तो ये जितना भी खाएगा उसको तुरंत डाइजेस्ट किया जाएगा, ठीक है। मोर द एंजाइम मोर द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, है ना। यहाँ पे Vmax को भी बढ़ा दिया जाता है by using more amount of the enzyme, that is a different things, ठीक है। अभी आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ, what is I'm telling you, है ना। Vmax वगैरह में नहीं जाते हैं, but understand this कि we are increasing too much because substrate इतना आ रहा है, इतना सबस्ट्रेट आ रहा है, इतना सबस्ट्रेट खा रहा है, वो खा रहा है ना, है ना, तुरंत फटाफट खाता है। आप लार्वीज को देखो तो बहुत फटाफट ग्रो होते हैं वो। तो लार्वी अगर ऐसा कर रहा है तो यार उसके लिए उतना डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम भी तो बनाना पड़ेगा। इसीलिए इनके सलाइवरी ग्लैंड में जो क्रोमोसोम होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, इतनी कॉपीज खुद की बना लेते हैं कि आप उनको इवन नेकेड आई से देख सकते हो। तो ये बाल्बियानी भाई साहब थे,
इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो इसीलिए इन क्रोमोसोम के ऊपर जो भी क्वेश्चन आता है केवीपीवाई में वो आता है रिगार्डिंग द बाल-बियानी रिंग। मतलब बीच बीच में आपको है ना रिंग्स जैसे दिखाई देते हैं इन क्रोमोसोम्स के, और ये रिंग्स बहुत तेजी से प्रोटीन्स बनाते हैं। तो वो क्वेश्चन आता है कि बाल-बिया रिंग क्या करता है, तो आपको बोलना है बाल-बियानी रिंग बहुत तेजी से प्रोटीन्स बनाता है, इतना ही पूछते हैं वो। ठीक है, बस मालूम है तो आप जवाब दे सकते हो। अभी लैम्ब्रश क्रोमोसोम भी बिल्कुल वैसा ही है बेटा, वो भी जायंट क्रोमोसोम है, इसको इलास्टिक क्रोमोसोम बोलते हैं। सीन ड्यूरिंग एक्सटेंडेड डिप्लोटिन इन द meiosis 1, consists of an axis having a row of dense granules, first observed by the Fleming 1882 in the amphibian oocyte. Now see, आपको फिर से यही समझना है, एक एग सेल है, oocyte का मतलब होता है एग सेल। ठीक है, अब एक सेल का क्या काम है भाई? एक सेल का काम है, अभी मैंने दिखाया भी था कि फ्रॉग का जो एक सेल होता है बहुत बड़ा होता है, ऑस्ट्रिच के बाद में है ना हमने देखा। तो ये जो एक सेल होते हैं उनमें चाहिए एम्पल अमाउंट ऑफ द फूड, क्योंकि देखो अगर वो ग्रो होना चाहता है, और फ्रॉग वगैरह जो होते हैं वो एग सेल को पानी में रिलीज कर देते हैं यार, वाटर में, मदर से कनेक्शन ही नहीं रहता उनका, है ना। स्पर्म भी पानी में डाल देंगे, एक सेल भी पानी में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब यार एग में ही दम नहीं है, एग में ही कम से कम साइटोप्लाज्म है, तो यार वो सर्वाइव कैसे करेगा ना, है ना। इसीलिए इनके जो एग सेल होते हैं उनमें इनका जो डीएनए होता है वो बहुत ज्यादा अपनी कॉपीज बना लेता है, और वो एक लैंप ब्रश जैसा दिखाई देता है। लैंप ब्रश मतलब जो लैंप वगैरह जो होते हैं उनको झाड़ू से हम लोग पोंछते हैं, तो ऐसा बड़ा एकदम बहुत सारे है ना क्या बोलते हैं फिदरी है ना ब्रश झाड़ू होता है, वैसा वो दिखाई देता है, इसीलिए उसको मैनी लूप्स होते हैं उसमें, तो उसको हम लोग लैंप ब्रश कहते हैं। दैट्स इट, है ना। उसका स्ट्रक्चर उसके जैसा मैच होता है, इसीलिए उसको हम लोग लैंप ब्रश ऐसा वर्ड यूज करते हैं। बाकी ठीक है, ये भी वैसा ही है, उसका फंडा वही है। डिस्कवर किसने किया था? फ्लेमिंग ने 1882। अंडरस्टैंड दिस, ये जायंट क्रोमोसोम बहुत कंटिन्यूस ईयर में डिस्कवर किए गए, 1881 1882, है ना। इसमें चिरोनोमस लार्वी में डिस्कवर किया था ड्रोसोफिला, और इसने किया था बेटा एम्फीबियन oocyte में। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि लैम्ब्रस क्रोमोसोम है ना कौन से स्टेज में अरेस्टेड होता है, तो आंसर लिखना बेटा मियोसिस का डिप्लोटिन स्टेज, ये आंसर यहाँ पे है। ठीक है, इफ दे विल आस्क यू about the polytene chromosome, they will ask about the Balbiani ring. If they will ask you about the Lambrus chromosome, they will ask you about this stage, that is the diplotin stage. Remember this. Yes. देखो कोई नहीं जानता क्या क्वेश्चन पूछेंगे, बट हम लोग मैक्सिमम प्रिसीजन ले सकते हैं कि हाँ भैया ये पॉसिबल क्वेश्चन है। बाकी जितने भी प्रकार के बेटा क्रोमोसोम है ना, जितने भी प्रकार के क्रोमोसोम्स है वो तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे आपके लिए, इनका आपके लेवल पे वैसे भी कोई यूज नहीं है, और आई डोंट थिंक सो कि दे विल आस्क दिस ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो ये आपको वो पूछेंगे, ऐसे चांसेस है ना कम है। ठीक है, तो बेसिस ऑफ दिस वी ऑल हैव ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स दे पोजेस द क्रोमोसोम कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। देखो अब यार यहाँ पे और भी टाइप आपको देखने को मिले, तो बोले ऑटोजोम। ऑटोजोम क्या है? These are the somatic chromosomes which do not take part in fertilization process. तो हमारे बॉडी में किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जितने भी सेल है उसमें जितने भी क्रोमोसोम होते हैं जो कि जिनके ऊपर जिनका कोई कनेक्शन नहीं है विद द सेक्सुअल कैरेक्टर्स, उनको हम लोग ऑटोजोम कहते हैं। मतलब देखो ह्यूमन बींग्स के केस में भी एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है, ये ऑटोजोम्स नहीं है। बाकी जो 22 क्रोमोसोम्स है वो सारे ऑटोजोम्स है। जो 23rd पेयर है एक्स एंड वाई का या एक्स एक्स का इन फीमेल एंड एक्स वाई इन मेल, ठीक है, ये बेटा एलोजोम कहलाए जाते हैं। ठीक है, देखो दीज आर द सोमैटिक क्रोमोसोम्स व्हिच डू नॉट टेक पार्ट इन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, these are also called as allogem. They are 44 in number in human body. अभी 44 मतलब 22 पेयर। ठीक है, नाउ आता है सेक्स क्रोमोसोम। These are involved in fertilization process and helps to pass information from one generation to the another, and these are also called as the heterosome क्योंकि वो अलग है भाई उनसे, and are
and are 2 in number in human body, that is X and Y. ठीक है, या तो X and X in female, X and Y in male. ठीक है, yes. So what is the function of chromosome? Function of chromosome है they carry heredity information, simple है, in the genes from parents to offsprings, है ना, information लेके जाएंगे. ठीक है, देखो यहाँ पे देखो आप तो SAT, the SAT stands for the satellite. देखो ये साइनसिलिक एसिड जो है ना, साइन एसिड, जिसको साइनसिलिक एसिड मैंने कहा था आपको, बराबर है, ठीक है, दैट इज व्हाट द साइन एसिड. देखो यहाँ पे क्या है, थाइमोन्यूक्लियोनिक्स, मतलब इट इज प्रेजेंट इन द प्लेस ऑफ व्हाट द थाइमाइन. समझ रहे हो ना, है ना, पक्का है, मींस वेयर थाइमीन कंटेनिंग एसिड इज एब्सेंट, जहाँ पे ये वहां पे प्रेजेंट है ना, जहाँ पे, है ना. सो क्रोमोसोम फॉर्म न्यूक्लियोलाई इन डॉटर सेल्स एट अ न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन रीजन. देखो क्रोमोसोम न्यूक्लियोलस भी बनाता है, जिसमें राइबोसोम भी बनते हैं, तो क्रोमोसोम ये भी काम करता है. सेक्स क्रोमोसोम X एंड Y प्ले रोल इन अ सेक्स डिटरमिनेशन, है ना. सो दे अंडरगो, तो सेक्स डिटरमिनेशन एक अलग ही पूरा फंडा है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. सो दे अंडरगो क्रॉसिंग ओवर एंड म्यूटेशन एंड दस कंट्रीब्यूट टू द इवोल्यूशन. तो देखो बहुत सिंपल है, नॉर्मल पे बात करते हैं, नॉर्मल पॉइंट फंक्शन है. क्रोमोसोम जीन कैरी करते हैं यार, तुम्हारे जो भी कैरेक्टर है, इनहेरिटेंस, वेरिएशन, इवोल्यूशन, ठीक है, और एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर्स, ऑल दिस थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय द क्रोमोसोम. दैट्स इट, सिंपल है ना. जो भी हमारे बीच में सिमिलरिटीज है, जो भी हमारे डिफरेंसेस है, दे आर ड्यू टू द क्रोमोसोम्स, है ना. तो जब हम लोग क्रोमोसोमल लेवल पे इसकी स्टडी करते हैं, तो इसी को मैं क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कहता हूँ. ठीक है, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना. एक साइंटिस्ट का नाम मैं अभी से बता के रखता हूँ, T.H. मॉर्गन. ये भाई साहब ने बहुत काम किया है ऑन द, है ना, ऑन द क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. सो विल टॉक अबाउट दिस वन. तो इसका बेसिक मैं अभी थोड़ा थोड़ा बनाता रहूँ, ताकि मैं जल्दी जल्दी जो भी आपको न्यूमेरिकल्स भी बताऊँ तो आपको फटाफट आ जाए, हाँ ये सर ऐसा होता है, दैट्स इट, है ना. तो अब बेटा आज हम लोग यहीं पे रोकते हैं, ठीक है. ये जब पूरा हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में मैं ये आपको पूरा भेज दूंगा, है ना, ऑल एंटायर पूरा जो भी नोट्स है, आई विल सेंड दिस टू यू. मैं तो आज ही भेज देता हूँ, बाकी बचा हुआ आपके पास रहेगा तो, है ना, साइमल्टेनियसली आप भी देख सकते हो. सो टुडे आई विल सेंड दिस टू यू, ठीक है. तो क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ ना, तो जब समथिंग आई विल राइट डाउन, दैट विल आल्सो कम टू यू, दैट इज गुड ना. मतलब देखो मैंने जैसे यहाँ मार्क कर दिया, क्या मार्क किया, डिप्लोटिन, बराबर है ना, मार्क ही कर दिया, तो आप पढ़ोगे उस वक्त आपको ध्यान में, हाँ डिप्लोटिन मार्क किया हुआ है, तो दैट कैन बी द बेनिफिशियल थिंग्स, बट एट्स ऑल ओके, मैं आपको सेंड कर देता हूँ आज. क्लियर. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय. थैंक यू सर. Thank you, sir. Bye. Thank you, Thank you, sir. sir. Bye, sir. बाय बाय. थैंक यू सर.